हे हेलो वेलकम टू कमेंट। कैसे हैं आप? दिस इज योगी जोशी दिस साइड एंड ये हमारा क्विक रिवीजन सीरीज का सेकंड वीडियो है, चैप्टर नंबर 2 ऑफ 11th स्टैंडर्ड। हम एक क्विक रिवीजन सीरीज चला रहे हैं जहाँ पे हम एंटायर 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड का क्विक रिवीजन करेंगे, जिसमें हमने स्टार्ट किया 11th स्टैंडर्ड के साथ एंड दिस इज चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। इससे पहले वीडियो नंबर 1 जो हमने बनाया था, जहाँ पे हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सीक्वेंस में इसको पढ़ते आ रहे हो। आप सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 पढ़ोगे, उसके बाद आप चैप्टर नंबर 2 पे आओगे। सो ये आपका 11th स्टैंडर्ड का सीक्वेंस है। हमारा चैप्टर नंबर 1 पढ़ा के हो गया है। वी आर गोइंग टू द सेकंड चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। सी मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 ये बेसिकली एक ही यूनिट होता है। वैसे इसको 3 अलग अलग चैप्टर में क्लासिफाई कर दिया गया है। इसको हम कहते हैं मोल कॉन्सेप्ट। आप इसको मोल कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। तो मोल कॉन्सेप्ट में 3 हिस्से हो जाते हैं, जो आपकी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में कर दिया है। और अगर आप जेई नीट पढ़ने जाते हो तो तीनों चैप्टर एक ही यूनिट के अंडर आते हैं, अगर आप जेई और नीट की तैयारी कर रहे हो। सो विल स्टार्ट विद दिस सेकंड चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। सी बड़ा ही थ्योरेटिकल चैप्टर है। मैं आपको यहाँ पे लिख के दे दूंगा, आपके स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का पेज, और राइट साइड में मैंने उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है मैंने वो निकाल के रख दी है। ऐसे आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक की एक एक लाइन बैठ के रीड करो, ठीक है। आपको सीईटी के लिए या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए या कहीं पर भी अगर आपको फ्यूचर में जाना है, आप जेई की तैयारी कर रहे हो या नीट की तैयारी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपको इस पूरे एक पेज में से क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो याद रखनी है वो मैंने यहाँ पे कॉर्नर में निकाल के लाके रख दिया। आपको इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, आप वहां चले जाना, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो क्या क्या पढ़ना है, सीधा सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। हम यहाँ पे बात करेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल इज ऑल अबाउट एनालिसिस, कुछ खोजबीन करना, पड़ताल करना, जांच पड़ताल जो हम करते हैं। आपने आईपैड सीआईडी देखा होगा, डॉक्टर सालुंके के बारे में आपको पता होगा, दया क्या है इसके अंदर, ये जहर खा के मर गया। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री एक ब्रांच है केमिस्ट्री का, जहां पर आप एनालिसिस करते हो। एनालिसिस मतलब कल को मैं कोई आपको सैंपल लाके दे देता हूँ, गटर का पानी लाके दे देता हूँ और मैं कहता हूँ पता करो इसके अंदर कोबाल्ट कितना है, पता करो इसके अंदर कैडमियम कितना प्रेजेंट है। अभी आप लोगों ने देखा होगा जब गणपति आता है तो सब लोग पानी का सैंपल लेके निकल जाते हैं और ये पोल्यूशन के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। गंगा नदी मैली हो गई है, उसके पोल्यूशन की बात करना शुरू कर देते हैं। तो जहां पर भी हमें कुछ एनालिसिस करना होता है, हमें पता करना होता है कि कोई चीज कितनी प्रेजेंट है, कोई चीज है कि नहीं है, हम उसे कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। सी देखिए, एनालिटिकल केमिस्ट्री में जब आप एनालिसिस करना स्टार्ट करते हो तो 2 तरीके के एनालिसिस होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि कोई चीज है कि नहीं है। कल को मैं आपको गटर का पानी लाके दूं और मैं आपसे कहूं पता करो इसके अंदर सिल्वर प्रेजेंट है कि नहीं है, सोना प्रेजेंट है कि नहीं है, तो पहले आप बोलोगे कि क्वालिटी, उस पानी के अंदर क्या मैं जिस चीज को ढूंढना चाह रहा हूं क्या वो चीज प्रेजेंट है, हम उसे कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है ये पता करना कि तुम जो ढूंढ रहे हो क्या वो उसके अंदर प्रेजेंट है। भाई जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे होते हैं या जो माइनिंग वाले होते हैं, कहीं पर भी जाके खुदाई शुरू नहीं कर देते हैं जेसीबी लेके, वो पहले वहां पता करते हैं क्या इस जमीन के अंदर हमें सोना मिल सकता है, क्या इस जमीन के अंदर हमें यूरेनियम मिल सकता है, क्या इस जमीन के अंदर हमें कुछ और चीज मिल सकती है। उसके बाद वो वहां पे जाके खुदाई वुदाई करना शुरू करते हैं और वहां पे चीजें निकालते हैं। मतलब पहले वो क्या टेस्ट करते हैं, क्वालिटी टेस्ट करते हैं। कल को आप पैरासीटामोल खा रहे हो, दवाई, सर दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है, क्या पता उसके अंदर पैरासीटामोल थी कि नहीं थी सच में, जो आपका सर दर्द ठीक करने की दवाई, तो उसको हम कहते हैं एनालिसिस। याद रखना है एनालिटिकल केमिस्ट्री एक बहुत बड़ा ब्रांच है। जब आप फ्यूचर में जाके बीएससी एमएससी करोगे या आप फार्मा में चले जाओगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री बहुत हेल्प करेगी। और इंडिया एनालिटिकल केमिस्ट्री में सबसे आगे है। हमारे यहाँ बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं और हमें एनालिटिकल केमिस्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो एनालिसिस 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहले क्वालिटी, भाई जो मैं ढूंढ रहा हूँ क्या वो है कि नहीं है। दूसरा क्वांटिटी, अगर है तो कितना है। तो एक होता है जिसको कहा जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा जिसको कहा जाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इस पूरे पेज में आपको सिर्फ यही 2 चीजें मिलेंगी। आप देखो क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस का डेफिनेशन जो मैंने यहाँ रेड येलो कलर में मार्क किया है, ये इतना पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। मैं बता देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, जहां पे आप प्रेजेंस ढूंढते हो, कोई चीज है या नहीं है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एन एलिमेंट। क्वांटिटेटिव एनालिसिस रिलेटिव प्रोपोर्शन, कितना प्रेजेंट है। अगर मिट्टी के अंदर चांदी है तो कितनी प्रेजेंट है, च्यवनप्राश में सोना चांदी युक्त, हाँ, साबुन के अंदर एलिमेंट युक्त, तो कितना है कि नहीं, और फिर है तो कितना है। आप लोग ये सब देखते होगे, आजकल एडवर्टाइजमेंट बड़े आ रहे हैं, है ना। तो जब आप प्रेजेंस ढूंढते हो तो प्रेजेंस ढूंढने के तरीके होते हैं। मैं आपको कल को गटर का पानी लाके दूं और मैं कुछ उसमें ढूंढने बोलूं तो आप कौन से तरीके से ढूंढ सकते हो। आप प्रेसिपिटेशन करके ढूंढ सकते हो, एक्सट्रैक्शन करके ढूंढ सकते हो, डिस्टिलेशन करके ढूंढ सकते हो, कलर चेक करके आप पता लगा सकते हो, स्मेल से पता लगा सकते हो, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग
ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनकी मदद से आप ये पता लगाते हो कि कोई चीज़ प्रेजेंट है या कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं है। देखो आप 11th 12th में जब लेबोरेटरीज में जाओगे केमिस्ट्री में, आप पक्का करने वाले हो, आप एक्सट्रैक्शन का टेस्ट भी करने वाले हो, फ्लेम टेस्ट भी करने वाले हो, टाइट्रेशन भी करोगे, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी करोगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो उस कॉलेज में एटलीस्ट प्रैक्टिकल करवाते हो। आई होप आपको इतना समझ में आया कि प्रेजेंस और एब्सेंस निकालने के लिए हम ये पूछते हैं, तो आपको सिर्फ इतने नाम याद रखने, दैट्स इट। अब आपको टेक्स्ट बुक रीड करने की जरूरत नहीं। फिर आता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। हम कैसे पता करेंगे कि कोई चीज कितनी प्रेजेंट है? तो भैया उसको करने के हमारे पास दो सबसे फेमस तरीके होते हैं। एक होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, दूसरा होता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। सी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस मतलब आप फ्लास्क लेते हो, टाइट्रेशन करते हो, ब्यूरेट लेते हो, मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा, तो उसको हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं। और एक होता है ग्रेविमेट्रिक। ये हमारे ना पुराने तरीके हैं, इनको हम कहते हैं एंशिएंट क्लासिकल मेथड। अब जो नए मेथड आ चुके हैं भैया, आप लोगों को पता नहीं है, जब आप बीएससी में जाओगे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं, दुनिया भर की अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपीज हमने बना रखी हैं। मॉडर्न मेथड जो है अब हम वॉल्यूमेट्रिक ग्रेविमेट्रिक नहीं करते। ये पुराने तरीके हैं, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इतनी डेवलप नहीं हुई थी, सॉफ्टवेयर हमारे पास नहीं आए थे, तब हम वॉल्यूमेट्रिक और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस पे डिपेंडेंट होते थे। तो ये दो तरीके हैं, आपको बस इतना याद रखना। तो एनालिसिस करने का तरीका क्या होता है, देखो यहाँ पे किया हुआ। अब दूसरी एक सबसे बड़ी बात, आप एनालिसिस करोगे तो एनालिसिस कितने का करते हो? क्या आप ड्रम भर के पानी लेके आते हो क्या? अगर सैंपल आपने कभी ब्लड टेस्ट देने गए होगे, आपके शरीर से वो 1 लीटर खून नहीं निकालता, वो एक बूंद खून निकालता है, सिर्फ हार्डली 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड। या जब आप कभी ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट करने में जाते हो, आपकी बॉडी से निचोड़ नहीं लेता। तो जब आप बहुत स्मॉल क्वांटिटी में कोई चीज लेते हो टेस्ट करने के लिए, देखो छोटा सा ब्लड का वो ड्रॉप लेता है, उसमें आपका हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, फलाना ढिमकाना सब आपको बता देता है ना, कितना व्हाइट ब्लड सेल है, कितना रेड ब्लड सेल है, कितना WBC है, सब कुछ पता चल जाता है एक ड्रॉप ऑफ ब्लड से। तो जब आप बहुत छोटी चीजों पे कोई एनालिसिस करते हो, हम उसको सेमी माइक्रो एनालिसिस कहते हैं। व्हेन द अमाउंट ऑफ सॉलिड और लिक्विड सैंपल इज फ्यू ग्राम्स, बहुत थोड़ा सा लेके चलते हो, द एनालिसिस इज कॉल्ड एज सेमी माइक्रो एनालिसिस। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आए। तो ये मेन चीजें हैं जो आपको यहाँ से याद रखनी है। ये चार्ट आप लिख लो, ये इसका मैंने यहाँ पे सिनॉप्सिस समरी बना के दे दिया। अब से एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है आपको, जब आप बात करते हो केमिकल एनालिसिस की, केमिकल एनालिसिस में सबसे बात करते हैं क्वालिटेटिव, या चलो आप बात कर लेते हैं क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब कोई है कि नहीं पता करना, याद रखना। क्वालिटी का मतलब होता है हम पता कर रहे हैं है कि नहीं है। क्वांटिटी का मतलब होता है अगर है तो कितना है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के दो मेन तरीके होते हैं, एक जिसको हम कहते हैं ड्राई टेस्ट, एक जिसको हम कहते हैं वेट टेस्ट। ये ड्राई टेस्ट और वेट टेस्ट आप 11th स्टैंडर्ड में जब जाओगे, 12th स्टैंडर्ड में जब जाओगे, आपको पक्का केमिकल लेबोरेटरी में करने मिलेंगे। ड्राई टेस्ट करोगे, वेट टेस्ट करोगे। ड्राई टेस्ट को हम प्रिलिमिनरी टेस्ट कहते हैं। देखो जब भी कोई सैंपल लेके आते हो, मान लो कोई सॉलिड सैंपल है, आप डायरेक्ट उसको गिल्ला नहीं कर दोगे, क्योंकि एक बार वो गिल्ला हो गया तो फिर हम ड्राई टेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, जितने भी टेस्ट सूखे में हो सकते हैं, बिना पानी डाले, बिना सोल्यूशन बनाए, ड्राई टेस्ट हम करते हैं। एक बार आपने उसमें से सारे टेस्ट कर लिए, फिर आप उसको वेट करते हो, यानी उसका सोल्यूशंस बनाते हो, एक्वेस सोल्यूशंस बनाते हो। तो केमिकल एनालिसिस में जब आप क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हो तो दो मेन तरीके होते हैं, ड्राई टेस्ट एंड वेट टेस्ट। अच्छा, इसके अलावा जब आप ये ड्राई टेस्ट, वेट टेस्ट करते हो या क्वालिटी वगैरह मेजर करते हो, तो किन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हो? वो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लेबोरेटरी में ये केमिकल एनालिसिस करने के लिए? तो टेस्ट ट्यूब हो गया, बीकर हो गया, इवोपरेटिंग डिस्क हो गया, क्रूसिबल। अब ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब मैं आपको बैट लगा के कहता हूँ, आप में से 99% 11-12 के तो छोड़ दो, BSc MSc के बच्चों को भी इनमें से बहुत सारी चीजें पहचानने में नहीं आएंगी। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के लिए ये चार्ट बनाया हुआ है। ये सारी पिक्चर्स के साथ मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। टेस्ट ट्यूब मतलब ऐसी दिखती है, बीकर हम इनको कहते हैं, इवेपोरेटिंग डिश हम इसको कहते हैं, क्रूसिबल क्रूसिबल में तो बड़े बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इवेपोरेटिंग डिश और क्रूसिबल, इसमें बड़े कंफ्यूजन होता है। 12th स्टैंडर्ड में आपको ये काम आने वाली है, इसको क्रूसिबल कहते हैं। ये स्पॉट प्लेट होती है, ये स्पॉट प्लेट आपको काम आएगी जब आप टेस्ट करोगे, कलर चेंज के बारे में। एक ड्रॉप निकालोगे, डालोगे, कलर चेंज हो गया। टाइट्रेशन वाला कलर चेंज नहीं, ये सोडियम फ्यूजन टेस्ट करोगे आप, सोडियम फ्यूजन टेस्ट, तब ये काम आने वाली है। वॉच ग्लास, ये वॉच ग्लास होता है, इसको वायर गॉज कहते हो। जब भी किसी चीज को गर्म करना हो, बर्नर के ऊपर रखना हो, तो ये वायर गॉज यूज करते हैं। ये वाटर बाथ है, किसी चीज को अगर कंटिन्यूसली गर्म रखना है ताकि वो ठंडी ना हो, तो हम इस वाटर बाथ का यूज करते हैं। ये बर्नर है, बर्नर यानी ये तो लेबोरेटरी में बंसन बर्नर आपको हर जगह मिलेगा, इससे जरा दूर रहना, संभल के रहना, आग लग सकती है। और ये बड़ा, इसकी जो फ्लेम होती है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम, जब ये दिखती नहीं है कभी कभी तो ये ना हाथ जला सकती हैं। उसके बाद में ब्लो पाइप, ये ब्लो पाइप आप 12th स्टैंडर्ड तक ही यूज करोगे, 12th स्टैंडर्ड के बाद इसका कोई काम नहीं होता। ये ब्लो पाइप यूज करोगे जहाँ पे आप फूंक मार के देखोगे। फिर पैर ऑफ टोंग, टोंग मतलब जब कोई चीज गर्म होती है तो उसको पकड़ने के लिए जैसे घर में चिमटा यूज करते हैं,
तो ये नॉर्मली पैर ऑफ टोंग है। और उसके बाद में आएगा सेंट्रीफ्यूज। सी सेंट्रीफ्यूज भी आप 12th स्टैंडर्ड में बड़ा यूज करने वाले हो, एंड इवन बीएससी एमएससी में जाओगे तो भी यूज करोगे। कोई सोल्यूशन है, मेरे को उसमें से प्रेसिपिटेशन करना है, सेडिमेंटेशन करना है, तो उसको लगा के गोल 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 घुमा देते हैं, लिक्विड ऊपर होगा, सारी मिट्टी नीचे सेटल हो जाती है। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में केमिस्ट्री करते समय जब हम केमिकल एनालिसिस करेंगे। ये भी पेज नंबर जो आपका पहला पेज है उसी पे इन सब चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। मैंने सिर्फ देखो यहाँ इन्होंने मेंशन किया है, यहाँ बीच में ये देखो ये यहाँ मेंशन मैंने वो सारी पिक्चर्स के साथ। आपको ये पिक्चर मेरे इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएंगी, पीडीएफ डाउनलोड करोगे पीडीएफ में के अंदर भी रहेंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, आपकी मर्जी। आई होप यहाँ तक समझ में आया। अब केमिकल एनालिसिस में जब आप बात करते हो क्वांटिटेटिव की, तो हमारे पास 2-3 तरीके होते हैं। सबसे पहले हम किसी भी सब्सटेंस का भाई कितना वजन है ये पता करते हैं, कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऑलरेडी बता दिया। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ड्राई टेस्ट, वेट टेस्ट। पहले हम क्या करेंगे, ड्राई टेस्ट, फिर हम क्या करेंगे, वेट टेस्ट। और ये कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं ये आपको पता रहना चाहिए भाई। ये सिर्फ एग्जाम के लिए ज़रूरी नहीं है, इट्स नॉट ओनली नेसेसरी कि आप जब मार्क्स ही लेके आने, आगे फ्यूचर में कहीं पर भी जब आप केमिस्ट्री में जाओगे या फार्मा कर लो, कुछ भी कर लो, केमिस्ट्री आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, अगले पेज पे आते हैं, पेज नंबर 14 पे, जहाँ पर आपको केमिकल मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में बात की गई है कि कौन से हम मेथड यूज करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन पता करते हैं, ये सब पेज छोड़ो। ये जो ये पैराग्राफ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो। सबसे इंपॉर्टेंट अब हमारे पास आता है ये वाला पार्ट जिसको हम कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन एरर एनालिसिस। सी यहाँ पर आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहली बात आपको क्या याद रखना है, साइंटिफिक नोटेशन। सबसे मेन टॉपिक ये भी बीच का ये पैराग्राफ को इसको भी गोली मारो, इसको भी गोली मारो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। डायरेक्ट आते हैं साइंटिफिक नोटेशन के ऊपर। सीरियसली इसको रीड करके कोई फायदा नहीं है, ऐसे कोई बीच में बड़े क्वेश्चन बनने वाले, वही सब चीजें जो अब तक मैं बता रहा था उन्हीं सब चीजों के बारे में इस पेज पे दिया हुआ है। दिस इज योर सेकंड पेज ऑफ चैप्टर 14 नंबर पेज है। साइंटिफिक नोटेशन की बात करूं, साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा। देखो अगर आप लोगों ने एवोगैड्रो नंबर के बारे में पढ़ा होगा, व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर, वो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। एक्चुअली एवोगैड्रो नंबर इतना बड़ा नंबर होता है 6022, उसके बाद में आप यूं समझ लो 22 बार या 20 बार जीरो लगे होते हैं। क्या हमेशा जब आप नंबर्स लिखोगे तो क्या इतना लिखना जरूरी है क्या? नहीं। साइंटिफिक नोटेशन हम करेंगे। हम क्या करेंगे, यहां से ये देखो ये डेसिमल इधर है और 0 0 है, डेसिमल को शिफ्ट करेंगे और एक नंबर के बाद डेसिमल को लाके छोड़ देंगे। तो व्हाट इज द राइट वे ऑफ राइटिंग साइंटिफिक नोटेशन? सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे ये सब चीजों के पीछे, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। सिंपली याद रखने क्या क्या याद रखना है। कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो, आपको अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए कहा गया हो, जैसे 52,314, इसको 5.2314 लिखेंगे, 5.2314। और आपने देखो जब भी कोई नंबर लिखा होता है मतलब यहाँ पे डेसिमल के बाद 0 0 होता है। अगर कल को मैं आपको लिखता हूँ मेरे पास 413 है, इसका मतलब डेसिमल के बाद 0 0 है। यहाँ पे आप उस डेसिमल को 2 डिजिट शिफ्ट करोगे तो ये 4.13 हो जाएगा और ये 10 to the power 2 हो जाएगा। डेसिमल कैसे शिफ्ट करते हैं, हाउ टू शिफ्ट डेसिमल। डेसिमल आगे करेंगे तो क्या होगा, पीछे करेंगे तो क्या होगा, इसका एक वीडियो मैंने बनाया था मेरे मेन चैनल पे, जो मेरा बड़ा चैनल है केमिस्ट्री अनटोल्ड मेन चैनल। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, प्लीज उस वीडियो को जरूर पढ़ लेना। वो वीडियो कोई भी बच्चा देख सकता है, वो 11th का हो, 12th का हो, बीएससी, एमएससी, पीएचडी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, डॉक्टर, कुछ भी कोई भी हो, उस वीडियो को जरूर देख लेना। डेसिमल में अगर आपको तकलीफ होती है कि डेसिमल लेफ्ट शिफ्ट करें, डेसिमल को राइट में शिफ्ट करें, कहाँ करने पे माइनस बढ़ेगा, कहाँ करने पे प्लस बढ़ेगा, आप उस वीडियो को चेक कर लेना। बड़ा मस्त वीडियो है, आपको सारे डाउट्स उसके क्लियर हो जाएंगे। और देखने के बाद शेयर जरूर करना। तो जब भी हमको कभी भी हमको अगर साइंटिफिक नोटेशन करना होगा, क्या तरीका याद रखोगे, एक नंबर होना चाहिए, उसके बाद डेसिमल आएगा और बाकी के सारे नंबर वैसे के वैसे हैं। जैसे अगर मुझे 3.2 करना है तो 3.2 इंटू 10 to the power 0 हो गया है, क्योंकि करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी डेसिमल ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है। ये क्या साइंटिफिक नोटेशन में है? जी नहीं, ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। तो मुझे डेसिमल को कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, 4.28 करना पड़ेगा, 4.28। अब डेसिमल मेरा कहाँ जा रहा है, डेसिमल मेरा राइट साइड में जा रहा है, तो माइनस में आंसर आएगा 10 to the power -5। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर ये नंबर दिया हुआ है मेरा, यहाँ देखो डेसिमल दिया नहीं है, पर मैंने आपको समझाया ना, सिर्फ इतने जीरो दिए हैं, मतलब इस जीरो के बाद 0 0 है। तो मैं उसको कहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, मैं उसको यहाँ शिफ्ट करूंगा। कितना करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिजिट्स के बाद यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, तो 10 to the power 8 आ जाएगा। एक रूल हमेशा याद रखना है, जब भी आप डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, और लेफ्ट साइड में शिफ्ट करोगे तो क्या होगा। मैं इस वीडियो में इस चीज को नहीं सिखाना चाहता,
क्योंकि मैंने अलग से एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया हुआ है। आप उस वीडियो को जाके चेक कर सकते हो, आपको उसमें कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। दैट्स इट। इस पूरे पेज पे उतना ही पढ़ना है, खत्म होगी। ये यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ इन्होंने डेफिनेशन दिया हुआ है, मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है। आपको इससे ज़्यादा इस पेज पे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ साइंटिफिक नोटेशन याद रखना। साइंटिफिक नोटेशन लिखते समय जो ये रेज टू में हम लिखते हैं, ये जो रेज टू में हमने 10 टू दी पावर लिखी है, ये इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। तो 60220000000000 इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, क्योंकि हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 डिजिट्स के बाद हमने हमारे इस डेसिमल को वहां पर शिफ्ट किया है, तो 10 टू दी पावर 23 आंसर आएगा। आई होप समझ में आया। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। सी अगला हमारा टॉपिक है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। जब भी आप कोई मेजरमेंट करते हो, जब भी, अब देखो ये तो मैं 99% बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं। जब भी आप कोई मेजरमेंट करते हो वो सटीक होना चाहिए। देखो आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूंगा यहाँ पे। मान लीजिए आपको कभी कहा जाता है, आपको कहीं कहा जाता है कि यहाँ निशाना मारना है। ऐसे दो बच्चे हैं और उनको कहा जाता है मिडल, वो निशानेबाजी होती है ना मारने वाली। एक बच्चा है जो आता है और हर बार कभी यहाँ मारता है, कभी यहाँ मारता है, कभी यहाँ मारता है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। एक्यूरेट तो मार ही नहीं रहा है। क्यों एक्यूरेट नहीं? एक्यूरेट मतलब जो आपको जो चाहिए, अगर वही रियल जहां चाहिए वहां आंसर आएगा, हम कहेंगे एक्यूरेट है। अब ये मार रहा है इधर उधर इधर उधर। दूसरा बच्चा है जो हर बार मारता है और एक ही रेंज में मार रहा है, हर बार बार इधर ही मार रहा है। पता नहीं उसकी आंख शायद खानी होगी या एक आंख से ऐसे करके मार रहा होगा, पर जब भी मारता है वो एक ही रीजन में मारता है। एक तीसरा बच्चा है, जब भी वो मारना स्टार्ट करता है, वो खेलते हैं ना गेम ऐसा, वो हर बार मारता है और इसके आसपास ही मारता है, एकदम परफेक्ट इसके आसपास। अब देखो समझने की कोशिश करो। जब आप कोई चीज बार बार करते हो और बार बार अगर वही वैल्यू आती है, बार बार वो सही है गलत है फर्क नहीं पड़ता, पर बार बार एक्सपेरिमेंट करने पे वही वैल्यू आ रही है, बार बार करने पे वही, मतलब आप एकदम प्रिसाइज कर रहे हो, प्रिसाइज हो। अब अगर बार बार आप जो कर रहे हो वो सही वैल्यू आ रही है तो आप प्रिसाइज भी हो और एक्यूरेट भी हो। अब देखो ये बंदा है, ये मारता है, कभी इधर मार रहा है, कभी उधर मार रहा है, कभी उधर मार रहा है। एक तो सही भी नहीं मार रहा है, ऊपर से इधर उधर भी मार रहा है। ना तो ये प्रिसाइज है और ना ही ये एक्यूरेट है। ये बंदा एक्यूरेट नहीं है। क्यों एक्यूरेट नहीं है? क्योंकि ये बंदा जो जहां मारना चाहिए वहां से बहुत दूर मार रहा है, लेकिन जितना भी मार रहा है एक ही जगह पे मार रहा है। मतलब एक्यूरेट नहीं है पर प्रिसाइज है। गलत कर रहा है पर बार बार वही मिस्टेक रिपीट कर रहा है। ये बंदे की बात करो, जहां मारना चाहिए वहां ही मार रहा है और एकदम बार बार वहां, ये एक्यूरेट भी है और ये प्रिसाइज भी है। तो आई होप एक्यूरेसी और प्रिसीजन का मतलब समझ में आया। देखो मैंने यहाँ दिखाया हुआ आप लोगों को। अब आप इसके बारे में क्या कहोगे, इसके बारे में क्या कहोगे, इसके बारे में क्या? यहाँ अगर कोई बंदा सेंटर में बार बार मारा, देखो सेंटर के आसपास ही मार रहा है, कैन यू सी, पर थोड़ा फैला हुआ है, तो आप क्या कहोगे? एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। वाई एक्यूरेट? जहां मारना चाहिए था ना एक्यूरेटली वहां मार रहा है, बार बार उधर ही मार रहा है, पर ना प्रिसाइज नहीं है, फैला हुआ है। एक उधर ऊपर गया, उसके करीब है, जहां होना चाहिए उसके करीब है। जब आपका आंसर, आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप जो मेजरमेंट कर रहे हो, वो अगर वहां आता है जहां आना चाहिए, राइट वैल्यू के आसपास, मतलब आप एक्यूरेट। पर अगर इधर उधर बार बार आ रहा है, कभी कम कभी ज्यादा कभी कम, पर उसके पास नहीं है, मतलब आप प्रिसाइज नहीं हो। ये मार उसके आसपास में ही रहा है, उसके आसपास में ही मार रहा है, इसीलिए प्रिसाइज नहीं है, एक्यूरेट है थोड़ा बहुत। इस बंदे के बारे में क्या कहोगे? प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है सर, जहां होना चाहिए था वहीं और हर बार वहीं मार रहा है। इसके बारे में क्या कहोगे? एक तो देखो उसके, एक तो सर्कल से भी बाहर मार रहा है। नॉट एक्यूरेट नॉट प्रिसाइज। ना तो एक्यूरेट है क्योंकि जिधर होना चाहिए था सेंटर में वहां भी कुछ नहीं है, और ऊपर से जब मार रहा है तो इधर उधर फैला रहा है, मतलब ना तो एक्यूरेट है ना प्रिसाइज है। इसके बारे में क्या कहोगे? एक्यूरेट तो बिल्कुल भी नहीं है सर, यहाँ होना चाहिए था लेकिन यहाँ मार रहा है, पर ठीक है ना, गलती कर रहा है लेकिन बार बार वहीं मार रहा है, मतलब वो प्रिसाइज है बट एक्यूरेट नहीं है। इस पूरे पेज में, स्टार्टिंग वाले पेज में प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में ही दिया हुआ है। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा इस 4 डायग्राम से कि प्रिसीजन क्या होता है, एक्यूरेसी। आप गलती करो लेकिन अगर बार बार वही गलती कर रहे हो मतलब आप प्रिसाइज हो।
पर अगर आप गलत एकदम राइट जहां चाहिए वहां मार रहे हो और एकदम बार बार वहीं मार रहे हो, आप एक्यूरेट भी हो और आप प्रिसाइज भी हो। ये डायग्राम याद कर लेना, इसको कहीं ड्रॉ कर लेना, आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, ये एक्स्ट्रा चीज मैंने ला के रखी हुई। समझ में आया? अब देखिए अगला बात, एक्चुअल वैल्यू क्या होती है। अब ये तो निशानेबाजी की हो गई। अब केमिस्ट्री में हम निशानेबाजी कहाँ करते हैं, हम तो मेजरमेंट करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करेंगे, ग्रेविमेट्रिक मेजर, वेट मेजर करेंगे। जब आपका आंसर एक्चुअली राइट होता है, एकदम सही होना चाहिए, जैसे अगर मैंने तुमसे कहा 3 ग्राम लेके आओ और आप क्या करते हैं 2.8 चलता है सर, 0.8 3 एक ही बात है, नहीं। फिर आप जितना आप एक्चुअल वैल्यू के करीब जाते हो, एक्चुअल वैल्यू का मतलब होता है ट्रू वैल्यू, या जिसको हम कहते हैं एक्सेप्टेड वैल्यू। वही जैसे आप लोगों को कहा जाता है फिजिक्स में, चलो जी का वैल्यू एक्सपेरिमेंट करोगे, जी का वैल्यू निकालो, जी का वैल्यू कितना आना चाहिए 9। फिजिक्स में बड़ी तकलीफ होती है फिजिक्स में, क्योंकि हम मेजरमेंट के साथ चलते हैं। फिजिक्स में जी का वैल्यू 9.8 आना चाहिए, हमने माना हुआ है वो, दैट इज योर एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू, एक्सेप्टेड वैल्यू। जब आप एक्सपेरिमेंट करना शुरू करोगे आप फिजिक्स में 12th स्टैंडर्ड में, जब आप एक्सपेरिमेंट करना शुरू करोगे, किसी का वैल्यू 7.3 आएगा, बार बार 7.3 आएगा, तो सर समझ जाते हैं एक्यूरेट तो बिल्कुल भी नहीं है पर प्रिसाइज है। बंदा वही गलती बार बार रिपीट कर रहा है। जब आपकी गलत आंसर बार बार आने लगता है, हम समझ जाते हैं कि ये बंदा है ना गलत कर रहा है और बार बार वही गलती कर रहा है। पर एक बार 7.3 आ रहा है, एक बार 11.3 आ रहा है, एक बार आपका 9.2 आ रहा है, एक बार आपका 12 आ रहा है, हम समझ जाते हैं हर बार ये बंदा नया नया एक्सपांड कर रहा है। पहले कुछ किया, अब कुछ किया, मतलब ये बंदा ना तो एक्यूरेट है और ना ही ये प्रिसाइज है। अब अगर मान लीजिए एक बंदा है जिसकी वैल्यू एकदम बार बार 9.8 के आसपास आ रही है, 9.6 आ रही है, 9.9 आ रही है, देखो ऑलमोस्ट पास आ रही है, हम समझ जाते हैं ये बंदा जो है ना बरोबर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। टीचर्स को पता चल जाता है कि तुम मिस्टेक, तो टीचर्स को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है, टीचर्स को वैल्यूज देख के समझ में आ जाता है। ठीक है, तो व्हाट इज एक्चुअल वैल्यू, जो एक्चुअली मानी हुई वैल्यू, इतना होना चाहिए इसके अंदर। व्हाट इज एक्यूरेसी, एकदम नियरनेस टू ट्रू वैल्यू। अगर मैं कहता हूं कि पैरासीटामोल की दवाई के अंदर 0.2 ग्राम पैरासीटामोल होना चाहिए और बाकी सब नॉनसेंस चीजें होनी चाहिए, तो 0.2 ही आनी चाहिए। अगर आप 0.2 है, अब जितना उस वैल्यू के करीब जाओगे मतलब आपकी एक्यूरेसी बढ़ रही है, आपका एक्यूरेट आंसर आप निकाल रहे हो। व्हाट इज एक्यूरेसी, एक्यूरेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट। मतलब भाई आप जो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर रहे हो वो कितना सेंसिटिव है, वो कितना डेसिमल में मेजरमेंट कर सकता है। आपका एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सिर्फ या तो 1 ग्राम मेजर कर सकता है या तो 2 ग्राम मेजर कर सकता है, और मैंने आपसे कहा कि आंसर है ना 1.7 के आसपास। अरे पर आपके इंस्ट्रूमेंट में वो डेसिमल को मेजर करने का यूनिट ही नहीं है, या तो वो 1 ग्राम मेजर करेगा या तो वो 2 ग्राम मेजर करेगा। मतलब आपके इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम से कम वो कितना मेजर कर सकता है, लास्ट टू लास्ट कितना मेजर। क्या सिर्फ वो 1 ग्राम 2 ग्राम मेजर करता है, क्या सिर्फ 3 ग्राम 4 ग्राम मेजर करता है, क्या वो सिर्फ 0.1 ग्राम मेजर करता है, क्या वो 0.11 ग्राम मेजर कर सकता है, उसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। तो जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना कम होगा, जो जितनी बारीक से बारीक चीज को मेजर कर पाएगा, कम से कम मेजरमेंट को भी मेजर कर पाएगा, हम कहेंगे उतना ज्यादा एक्यूरेट आंसर निकलेगा। अभी मान लीजिए मैं कहता हूं मेरे पास एक सैंपल है, मैं धरती से कुछ, मैं कहीं मंगल ग्रह से कुछ लेके आया और मुझे पता चल गया कि इसके अंदर ना सोना है, इसके अंदर सोना है, और सोना 1.237 ग्राम सोना है। देखो कितना है मेजरमेंट किया, 1 ग्राम के बाद 237 मिलीग्राम भी मेजर कर रहा है, यानी 0.12 थर्ड डेसिमल तक मेजर कर सकता आना चाहिए। अब मैं अपनी लेबोरेटरी में लेके आया, अपने कॉलेज की लेबोरेटरी में, और वहां पे वेइंग मशीन होती है, वेइंग मशीन पे मैंने ये सब्सटेंस को रखा और मेरी वेइंग मशीन बता रही है 1 ग्राम। अरे तो 237 मिलीग्राम कौन बताएगा, तो वेइंग मशीन बता ही नहीं सकती। वेइंग मशीन का मेजरमेंट ही तो, कल को एक बच्चा जब मुझे आके कहेगा सर इसमें 1 ग्राम सोना प्रेजेंट है, ये तो 1 ग्राम सोना है, मैं समझ जाता हूँ गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है, क्योंकि तुम्हारे मशीन की गड़बड़ है। उसका लीस्ट काउंट सिर्फ 1 ग्राम है, या तो 1 ग्राम है तो 2 ग्राम है तो 3 ग्राम है तो 4 ग्राम, वो 0.237 तक तो जा ही नहीं पाएगी। फिर मान लीजिए थोड़ी और बड़े कॉलेज में जाते हैं, थोड़ा अच्छा कॉलेज है, वहां का बच्चा कहेगा सर 1.2 ग्राम सोना प्रेजेंट है, अरे गड़बड़ कर दिया, 0.037 ये कौन बताएगा। मतलब तुम्हारी मशीन में भी प्रॉब्लम है, वो सिर्फ डेसिमल के बाद एक ही डिजिट तक बताए। तो क्या ये एक्यूरेट आंसर है, नहीं, ये एक्यूरेट आंसर नहीं है। क्या ये ट्रू वैल्यू के आसपास है, 1.2 है पर 37 कौन बताएगा। बड़े कॉलेज में जाते हैं, मुंबई के एक बड़े कॉलेज में जाते हैं, एकदम सेंसिटिव मशीन लेके आते हैं और वहां पे वो सोना ले जाके रख देते हैं और वो एक्यूरेटली तुमको बताता है 1.237 ग्राम। अरे बढ़िया,
मतलब ये मशीन बहुत एक्यूरेट आंसर बताती है। तो एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करती है? जो तुम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो ना, जिससे तुम मेजरमेंट ले रहे हो, वो उसका लीस्ट काउंट कितना है। व्हाट इज लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट का मतलब था मिनिमम वो कितना मेजरमेंट कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा, क्लियर है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आप एक स्केल यूज करते हो, अगर स्केल के अंदर 1 2 3 4 ही लिखा हुआ है तो आप 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 या 4 ही मेजर कर पाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा वो मिलीमीटर कितना है, 1 पॉइंट के बाद कितना है। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा स्केल है जिसमें 0.1 का मेजरमेंट भी आ जाता है, मतलब इसका लीस्ट काउंट कम है एकदम। आप जब 11th में जाओगे वर्नियर कैलिपर यूज करोगे। वर्नियर कैलिपर सबसे पहला एक्सपेरिमेंट फिजिक्स का वही होता है जहाँ पे आपको लीस्ट काउंट सिखाया जाता है कि कितना कम से कम लेंथ ये मेजर कर सकता है। उम्मीद करता हूं ये लॉजिक समझ में आ। तो एक्यूरेसी किसके ऊपर डिपेंड करती है? लीस्ट काउंट पे। अच्छा, एरर किस पे डिपेंड करती है? आप जितना एक्यूरेट हो उतनी कम एरर होगी। अगर जी का वैल्यू 9.8 आना चाहिए और आप बार बार 9.8 के आसपास ही आंसर निकाल रहे हो, मतलब आप एक्यूरेट हो। अगर आप एक्यूरेट हो, एरर कम होगा। तो एक्यूरेसी जितनी ज्यादा होती है, एरर उतनी ही कम होती है। पर भैया एरर जरूर होती है। मान लीजिए हमने कुछ एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, हमको वैल्यू कितना चाहिए था? 9.8। आपने जब पहली बार किया आंसर निकल के आया 9.2, फिर दूसरी बार एक्सपेरिमेंट किया आंसर निकल के आया 9.5, तीसरी बार एक्सपेरिमेंट किया फिर से 9.2, चौथी बार एक्सपेरिमेंट किया 9.6 आया। बार बार आपका जो आंसर है 2 और 6 की रेंज में आ रहा है, तो मतलब आप एरर कर रहे हो। हाउ मच इज एब्सोल्यूट एरर? व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? आपके ट्रू वैल्यू से आप कितना दूर हो। तो 9.8 और 9.2 में कितने का फर्क है सर? 6 का, यानी 0.6 का फर्क है। दिस इज योर एब्सोल्यूट एरर, यानी ट्रू वैल्यू से आपने जब पहली बार एक्सपेरिमेंट किया तो 0.6 कम आंसर आया। एब्सोल्यूट एरर कितनी हो गई? 0.6। आपने जब सेकंड टाइम आंसर एक्सपेरिमेंट किया तो 0.5 आया, 6 7 8, यानी आपका 0.3 का एरर है। एब्सोल्यूट एरर। व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? ट्रू वैल्यू और आपके एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में कितना फर्क आ रहा है। तो एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या है? ऑब्जर्व्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का फर्क। अब भाई ऑब्जर्व वैल्यू कभी कम हो सकती है, कभी ज्यादा भी हो सकती है। तो एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव में भी हो सकती है, नेगेटिव में भी हो सकती है। मतलब मैं सर समझ में नहीं आया, बताओ जरा इसको। देखो, मान लीजिए अगर मैं आपसे कहता हूँ आंसर 9.8 आना चाहिए, आपका आंसर 9.2 आया, ये आपका ट्रू वैल्यू है, आपका आंसर 9.2 आया, तो व्हाट विल बी एब्सोल्यूट एरर? सर 9.2 माइनस 9.8 माइनस 0.6 आएगा। तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? कम है। अच्छा, अगर मान लीजिए आपकी वैल्यू आ जाती है 10.00, तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू से आप इसको माइनस करो तो आंसर कितना आएगा? प्लस 0.2, मतलब आपका आंसर बड़ा है। तो डोंट वरी अबाउट पॉजिटिव नेगेटिव, बट सिर्फ क्या, व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? ऑब्जर्व्ड वैल्यू के बीच में और ट्रू वैल्यू के बीच में कितना फर्क है, उसे हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। नाउ व्हाट इज रिलेटिव एरर? व्हाट इज रिलेटिव एरर? एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। मतलब जैसे मान लीजिए आपका आंसर है 9.8, एक्चुअल वैल्यू आनी चाहिए, आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपका आंसर आया 9.2, कितने का फर्क है सर? 0.6 का फर्क है। दिस इज एब्सोल्यूट एरर। गलती है ये, 0.6 की गलती है, एब्सोल्यूट है। अगर मुझे ये एब्सोल्यूट एरर का रिलेटिव एरर पता करना होता तो 0.6 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100। आई होप ये आपको समझ में आया। यानी हम सबसे पहले क्या निकालेंगे कि कितना डिफरेंस है, डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। अब से यहाँ पे 9.2 नहीं आएगा, यहाँ पे 9.8 आएगा, आपका ट्रू वैल्यू आएगा। ठीक है, तो कितना फर्क है, रिलेटिव एरर कितना है डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, कितना होना चाहिए था, कितना फर्क है, कितना होना चाहिए था डिवाइडेड बाय 100, हम उसको कहते हैं आपका रिलेटिव एरर। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया हो। ये क्लियर है? ये दो फॉर्मूले रट्टा मार के बाय हार्ट कर लो, इनके ऊपर बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। ऑब्जर्व, एब्सोल्यूट एरर एक्चुअली में कितना फर्क है, रिलेटिव एरर फर्क डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसके बाद आता है एब्सोल्यूट डेविएशन और रिलेटिव डेविएशन। ना भैया, डेविएशन का क्या मतलब होता है? सी डेविएशन का मतलब क्या होता है? जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे, मान लीजिए आपका 9.8 आंसर आना चाहिए था, आपका आंसर आया 9.2, फिर आपका आंसर आया 9.6, फिर आपका आंसर आया 9.4। मान लेते हैं हमने 3 रीडिंग्स लिया, चौथी भी रीडिंग ले लेते हैं, मान लेते हैं आपका आंसर निकल के आया 9.5। ठीक है, अब ये एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 9.8। आपसे अगर कोई पूछे कल को भैया एरर कितने की है, एब्सोल्यूट एरर, हम एब्सोल्यूट एरर की बात करते हैं, तो हम क्या करेंगे, फटाफट करते हैं। 9.8 और 0.2 में कितने का फर्क है? 0.6 का फर्क है सर।
0.6 और 0.8 0.2 का फर्क है सर, 4 और 4 में 0.4 का फर्क है सर, इसमें और इसमें कितने का फर्क है, तो ये हो गई आपकी एब्सोल्यूट एरर। ये क्या हो गई आपकी एब्सोल्यूट एरर। अब एक काम करते हैं, ये एब्सोल्यूट एरर जो आई है इतने का फर्क आ रहा है, एक में 0.6 का फर्क आ रहा है, एक में 0.2 का फर्क आ रहा है, एक में 0.4 का फर्क आ रहा है। एक मेजरमेंट करते समय हमने 4 बार एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, एक्सपेरिमेंट नंबर 4। एक्चुअल वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी, 9.8 जी की, याद है जी, फिजिक्स में हम पढ़ते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इतना आंसर आना चाहिए था, ठीक है। अब ये 4 अलग अलग वैल्यू। अब डेविएशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज एब्सोल्यूट डेविएशन। सबसे पहले तो आप सबका मीन लो, व्हाट विल बी द मीन वैल्यू, जितना आपका एरर आ रहा है उसका मीन वैल्यू निकालो। आई होप आपको लॉजिक समझ में आएगा। मतलब मीन किसका निकालेंगे सर, ये जो आपने 9.2, 9.6, 9.4 ये जो 4 अलग अलग वैल्यू आई है ना, इनका मीन बताओ कितना होगा। सो व्हाट विल बी द मीन वैल्यू, तो सर देखो 9.2 प्लस 9.6 प्लस 9.4, 9.6 प्लस 9.4 प्लस 9.5 डिवाइडेड बाई 4, आंसर निकल के आ रहा है 9.42। सर 9.42 मीन वैल्यू है, मतलब जब हमने 4 बार आंसर किया 9.2, 9.6, 9.4, 9.5, इसका मीन कितना निकल के आ रहा है, इतना। अब हम क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है, एब्सोल्यूट डेविएशन। एब्सोल्यूट ये क्या निकाला, एब्सोल्यूट एरर, ओरिजिनल और इसके बीच का फर्क। अब एब्सोल्यूट डेविएशन, व्हाट इज एब्सोल्यूट डेविएशन, मीन और इसके बीच का फर्क। मीन जो हमने इनका मीन आएगा उसके और इनके बीच का फर्क, तो कितना फर्क होगा, देखो 9.42 माइनस 9.2, आंसर कितना निकल के आया, एब्सोल्यूट डेविएशन 0.22 का है। इसके बाद मीन कितना है 9.42 माइनस 9.6 का आंसर आ रहा है, 9.6 आ रहा है, कितने का है 0.18 का डेविएशन है। कितने का डेविएशन है, 0.18 का। इसके बाद यहाँ 9.4 में माइनस, ये माइनस में आएगा, ये प्लस में आएगा, ठीक है। पर हमको प्लस माइनस नहीं लेना है, हमको क्या लेना है, मॉड लेना है। मॉड का मतलब डोंट लुक एट प्लस माइनस, डोंट लुक एट प्लस माइनस, जस्ट लुक एट द वैल्यू। कितने का फर्क है, 0.8 का फर्क आ रहा है। ये कितना आ गया 9.4, ये कितना है 9.4, मैंने यहाँ पे आंसर कितने का 0.02 का फर्क आएगा, ठीक है। ये 9.5 है, ये 9.42 है, तो 9.42 माइनस 9.5, 0.08 का फर्क है। दिस इज एब्सोल्यूट डेविएशन। तो याद रखना, एब्सोल्यूट एरर मतलब ओरिजिनल वैल्यू और तुमने जो मेजरमेंट किया उसके बीच का फर्क। एब्सोल्यूट एरर, कितनी गलती हुई। व्हाट इज एब्सोल्यूट डेविएशन, व्हाट इज एब्सोल्यूट डेविएशन, तुमने जो सब निकाला उसका मीन निकालो, मीन और तुम्हारे मेजरमेंट में कितने का फर्क है। तो जो मीन आ रहा है वो और तुम्हारे मेजरमेंट में जो फर्क है उसको एब्सोल्यूट डेविएशन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया। दिस इज एब्सोल्यूट डेविएशन का फॉर्मूला। हम मॉड लेके चलते हैं, मॉड का मतलब आंसर पॉजिटिव आए नेगेटिव आए क्या फर्क पड़ा। अब जैसे रिलेटिव एरर था वैसे ही रिलेटिव डेविएशन भी होगा। रिलेटिव एरर क्या था, कितने का एरर था डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। तो यहाँ पे क्या होगा, आपने जितना भी एब्सोल्यूट डेविएशन निकाला, जितना भी आपका एब्सोल्यूट डेविएशन आएगा इसमें इसका भी मीन लेना पड़ेगा, इसका भी मीन ले लो, इस सबका मीन लो। कितने का डेविएशन आ रहा है, इसमें 0.2 का डेविएशन मतलब कितना अलग आंसर आया। आपके मीन और मेजरमेंट में कितने का फर्क है। एरर मतलब ओरिजिनल और मेजरमेंट में कितने का फर्क है। डेविएशन मतलब आपका मीन आंसर में और आपके इसके बीच में कितने का फर्क है। तो इसमें 0.22 का फर्क आया मीन और इसके बीच में, यहाँ 0.8, यहाँ 0.2, यहाँ 0.8, इन सब का मीन ले लो। जैसे इसका मीन लिया वैसे इन सब का वापस से मीन ले लो, इन सबको ऐड करो, डिवाइड बाय 4 कर दो, ऐड करके डिवाइड बाय 4 कर दो। आई होप मीन निकालना आता है। एंड डिवाइडेड बाय मीन, तो एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाइड बाय 100, ये फॉर्मूला याद रखना। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। अब ये फॉर्मूले याद रखो, आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत रेयरली बनेंगे, नहीं आते ज़्यादातर न्यूमेरिकल, बट ये इस पूरे पेज में से सब कुछ मैंने यहाँ निकाल के रख दिया। बस ये फॉर्मूले हैं इस पूरे पेज में, रीड करने मत बैठो, टाइम पास बर्बाद मत करना, ठीक है, अपना टाइम बर्बाद मत करना। यहाँ ये मेजर प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बीच का फर्क याद रखना और ये सारे फॉर्मूले याद रखना, ये 2 फॉर्मूले और यहाँ के ये 2 फॉर्मूले। दैट्स इट, हो गया काम खत्म। आगे बढ़े, अगला हमारे पास आता है सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जेई, नीट, सीईटी, बीएससी, एमएससी, पीएचडी कहीं चले जाओ, सिग्निफिकेंट डिजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सिग्निफिकेंट मतलब क्या होता है, देखो सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कोई भी नंबर अगर मेरे पास है XYZ, जैसे 314, ये मेरा सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं 314। देखो बिना 4 के 300, ये इस नंबर की वैल्यू बिना 4 के कोई है क्या, ये 1 का भी कुछ मीनिंग है। 314, 300 में 14 और ऐड कर दो, 300
प्लस 10 प्लस 4, यही हो गया ना इसका मतलब। तो 314 मतलब हर डिजिट जो यहाँ प्रेजेंट है, हर डिजिट जो यहाँ पर प्रेजेंट है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब मेरे पास यहाँ पे कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। अब प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ निकालना बड़ा आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आती है जीरोज में। अब ये सब रीड करते मत बैठना, मैं यहाँ पे आपको सब समरी बता देता हूँ, ठीक है। डोंट रीड ऑल दिस थिंग्स, मैं आपको समरी बता देता हूँ। रीड करना होगा तो मैंने जो हाईलाइट किया है सिर्फ उतना चीज याद रखना। XYZ मतलब 314 आपको याद रहेगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। लेकिन अगर मैं कल को आपको लिखूँ 31004 तो क्या ये 00 की वैल्यूज है? ये दोनों जीरोस की कुछ वैल्यू है, बिकॉज इन दोनों जीरो के बिना अगर इन दोनों को काउंट नहीं करोगे तो फिर 340 इसकी वैल्यू बढ़ी। अब ये कितना हो गया, 31,004 हो गया, 31,004 हुआ, मतलब इन दो जीरोस की वैल्यू है। तो कोई भी जीरो अगर दो नंबर्स के बीच में प्रेजेंट है तो वो सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स थे, 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स थे। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, 1 2 3 4 5। मैंने जितनों को यहाँ अंडरलाइन किया है, XY का मतलब कोई भी नंबर डिजिट 1 से लेके 9 के बीच में कोई भी डिजिट हो सकता है। अच्छा अगर मान लीजिए मैं ऐसा लिखता 00314, क्या इन जीरो की कोई वैल्यू है? अरे यार 314 ही है वो, तो जीरो आगे आएगा तो क्या ही वैल्यू पड़ती है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो जाएंगे सर, 314 ही सिग्निफिकेंट डिजिट है। 3 डिजिट 314, पहला दूसरा तीसरा, यही सिग्निफिकेंट है। आई होप लॉजिक समझ में आया। लेकिन अगर मान लीजिए मैं ऐसा लिख देता हूँ 0.314, क्या अब भी कोई वैल्यू होती? नहीं, अब भी वैल्यू सिर्फ 314 की होगी, अभी भी 3। मतलब सर ध्यान से सुनना, पहले केस में हमने क्या पढ़ा, अगर जीरो दो नंबर के बीच में है तो वो सिग्निफिकेंट है, तो वो सिग्निफिकेंट है। अगर जीरो लेफ्ट साइड में है, फिर वो बिना नंबर के हो या वो डेसिमल के बाद हो, वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अगला नंबर, अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ 0.00314, क्या अब इनकी कोई वैल्यू है क्या? नहीं, अब भी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू अब इस 3 डिजिट की ही है, तो अभी भी कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे? 3। अच्छा अगर मैं लिख देता हूं कि 31400, क्या अब इन दो डिजिट्स की वैल्यू है? नहीं, वैल्यू अभी भी किसकी होगी? 314 की ही होगी। लेकिन अगर मैं लिख देता 314.00, अब उन दो जीरो की वैल्यू होगी। तो रूल कैसे याद रखना है, बस इसको बाय हार्ट करके लिख लो कहीं पे, यही रूल है। इतनी बड़ी सारी चीज को मैंने समराइज करके इतना बना दिया। प्रॉब्लम जीरो में आती है, 99% बच्चों को प्रॉब्लम जीरो में आती है, और वो जीरो की प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी। अगर एक बड़ा नंबर होगा 512, तीनों सिग्निफिकेंट है। 51002 सब सिग्निफिकेंट है। 00512 सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट है। 0.0512 सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट है। अगर मैं लिखता हूँ लेट अस से 51200, डेसिमल नहीं डाला है मैंने, तो 3 सिग्निफिकेंट है। लेकिन 512.00 अब सब सिग्निफिकेंट। अगर डेसिमल आ गया तो फिर सारे जीरो जो राइट में है वो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। अगर डेसिमल नहीं लिखा हुआ है मतलब ये दो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो देखो ये पूरा रीड करने से बेटर है जो मैंने यहाँ पे ये समरी बना के आप लोगों को दे दी है, ब्यूटीफुल समरी जो मैंने यहाँ बनाई है इसको। इसीलिए मैंने इस चैप्टर में क्या किया, जो लिखना है वो साइड में लेफ्ट में लिख दिया। रीड करने से अच्छा इसको बना लो, अपने खुद के नोट्स बना लो, इस चैप्टर के मेन चीज़ों के नोट्स बना लो, कहानी खत्म हो जाती है। देखो ये लिख लो, ये लिख लो, यहाँ पे ये लिख लो, इसके बाद ये लिख लो, ये लिख लो, कहानी खत्म। बुक रीड करने की जरूरत नहीं है लास्ट मोमेंट पे, आधे घंटे में आपका चैप्टर रिवाइज करके हो जाएगा अगर आप सिग्निफिकेंट डिजिट्स पढ़ रहे हो। समझ में आया? अच्छा कल को अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, कल को अगर मैं लिखूँ 4.00 कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? सर डेसिमल आ गया तो तीनों सिग्निफिकेंट होंगे। 400 कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? सिर्फ 4 है क्योंकि डेसिमल नहीं डाला हुआ। 0400 सर सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट है, ये जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन 0.00 अब सब है, पर ये वाला नहीं है। तो रूल याद रखना है सिर्फ जीरो का, कौन सा जीरो सिग्निफिकेंट होगा, कौन सा जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, पूरे इस पेज में वही लिखा हो। अगले टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ मैंने कुछ और चीजें आप लोगों के लिए दी हुई हैं, आप मुझे पॉज कर सकते हो, पॉज करके इसको देख सकते हो। ये देखो यहाँ पे ये सब रूल्स मैंने मेरे ऐप में जो कोर्स है उसमें से निकाली हुई हैं। ये जेई की बुक में से मैंने निकाली हुई है, जो जेई की बुक होती है उसमें से आप इसको देख सकते हो। अगला हमारा टॉपिक आता है कैलकुलेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है राउंड ऑफ करना। आप राउंड ऑफ कैसे करते हो? राउंड ऑफ करने के भी मैंने यहाँ रूल लिखा रखे कि राउंड ऑफ कैसे करना है, मेन है ये। तो आप इसको चाहिए तो यहाँ मैं हाईलाइट कर देता हूँ इस पूरी चीज को, और मैं इसको बता भी देता हूँ।
कि राउंड ऑफ कैसे किया जाता है। ये देखो राउंड ऑफ करने का तरीका, कुछ लॉजिक्स लेते हैं और राउंड ऑफ करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए जो बुक में दिया हुआ है मैं वही एग्जांपल लेता हूँ। अगर आपके जिस चीज को राउंड ऑफ करना है, वैसे मान लिया मैं कल को कहता हूँ 5.6724 है, मेरे को सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करो, तो ये एक सिग्निफिकेंट, दूसरा, तीसरा, मतलब मुझे इतना राउंड ऑफ करना है। मैं चाहता हूँ सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए और लास्ट के दो डिजिट हैं इनको हटा दो। तो राउंड ऑफ कैसे करें? तो देखो रूल क्या है, इफ द फिगर फॉलोइंग द लास्ट नंबर टू बी रिटेन्ड इज लेस देन 5, अगर लास्ट नंबर जो चाहिए उसके बाद वाला जो नंबर है वो 5 से कम है, देन द अनवांटेड फिगर आर डिस्कार्डेड एंड द लास्ट नंबर इज लेफ्ट अनचेंज। अब जैसे यहाँ पे देखो ये 7 तक चाहिए मुझे, पर ये 2 जो है वो 7 से कम है, 5 से कम है। हमको क्या टारगेट रखना है? 5 से अगर कम है तो आप उसको ऐसे ही हटा दो, ये 5.67 बन जाएगा, आपको राउंड ऑफ करने का जरूरत नहीं है। समझ में आया? तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है कि अगर लास्ट डिजिट जो हटाना है, जहां से हटाना है, अगर वो 5 से कम है तो नंबर वैसे का वैसा रहेगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स और दिखा देता हूँ। तो कुछ एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कल को कहता हूँ मेरे पास है 4.32715829, एक बड़ा सा नंबर है, और मैंने आपसे कह दिया कि मेरे को यहाँ पे 6 डिजिट तक 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें चाहिए, उतना राउंड ऑफ कर दो। तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर, पहले तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर पहचानना आना चाहिए। सिग्निफिकेंट फिगर्स पहचानने का रूल आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, 0 काउंट करोगे, नहीं करोगे, कैसे नहीं करोगे। अब यहाँ सारे के सारे नंबर्स ही हैं, तो 6 नंबर गिन लो, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर हो गए, मतलब आपके पास ये लास्ट में है 5। अच्छा, ऐसा ही एक नंबर और लेते हैं। मान लीजिए अगर मैं आपसे कहता 4.3271 लेट अस से मैं कहता 5 और मैं यहाँ कहता 429, ये आपके पास सेकंड नंबर। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता कि 6 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ करो, मतलब सिर्फ 6 ही फिगर्स होने चाहिए सिग्निफिकेंट। तो 1 2 3 4 5 6, यानी मेरे को यहाँ से इसको कट डाउन करना। और अगर मान लीजिए नंबर आपके पास होता 4.32715 लेट अस से 529, इसको राउंड ऑफ करना हो, तो हमारे पास 3 ऐसी सिचुएशंस आएंगी जिसमें रूल नंबर 1 क्या कहता है, अगर आप जिस नंबर को हटाना चाह रहे हो अगर वो नंबर लेस देन 5 है तो सारे के सारे नंबर वैसे के वैसे रहेंगे। यानी मैं इसको हटा रहा हूँ, पर ये जो नंबर आप देख रहे हो यहाँ पे 4 दिया हुआ है, लेस देन 5 है, तो मेरा नंबर 4.32715 वैसे का वैसा रहेगा, और ये बाकी के तीनों नंबर जो होंगे वहां से हट जाएंगे, क्योंकि जिसको मैं हटा रहा हूँ उससे पहले वाला नंबर 5 से कम। ये मत देखो लास्ट नंबर ये कौन है, ये देखो ये 5 से कम है। समझ में आया? बहुत बच्चे क्या सोचते हैं, इसीलिए मैंने सब में यहाँ पे 5 लिया हुआ है। आपको जिस नंबर तक आपको चाहिए वो नंबर नहीं देखना है, आपको ये लास्ट नंबर अपने पास रखना है, उसके बाद वाला नंबर देखो। बहुत बच्चे क्या सोचते हैं, अरे लास्ट में तो 5 है, नहीं, अरे बेटा उसको नहीं देखना, आपको उसके बाद वाले नंबर को देखना है कौन सा नंबर। दूसरा रूल मुझसे क्या कहता है, ये तो रूल नंबर 1 हो गया, अगर लेस देन 5 हुआ, इफ द फिगर फॉलोइंग द लास्ट नंबर टू बी रिटेन्ड इज ग्रेटर देन 5, अगर 5 से बड़ा है, द लास्ट फिगर टू बी रिटेन्ड इज इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला आपको यहाँ तक रखना है, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको यहाँ से काटना है, पर ये जो नंबर है देखो ये 8 है, 5 से ज्यादा है, तो आपका जो ये 5 होगा ना, ये जो नंबर होगा ये इसमें +1 हो जाएगा, तो 4.32716 हो जाएगा वो। अब ये 5 नहीं बचेगा। तो अगर लास्ट नंबर जिसको आप रखना चाहते हो उसके बाद वाला नंबर जहां से आप हटा रहे हो अगर वो 5 से बड़ा है तो वहां पे +1 आ जाएगा, अगर वो 5 से छोटा है तो वो वैसे का वैसा रहेगा। आई होप ये लॉजिक समझ में आया। प्रॉब्लम कहाँ शुरू होगी, अगर जिस नंबर से आप कट करना चाहते हो वो नंबर 5 ही निकला, तो जैसे ये मुझे यहाँ से कट करना है, पर मेरे को ये नंबर जिसको आप हटा रहे हो इसके बाद के नंबर ये 5 है, अब यहाँ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो रूल नंबर सी सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है रूल नंबर सी, इफ द फिगर फॉलोइंग द लास्ट नंबर टू बी रिटेन्ड इज 5, द लास्ट फिगर इज इंक्रीज बाय 1 ओनली इन केस इट हैपेंस टू बी ऑड नंबर। इन केस इफ इवन देन द लास्ट नंबर रिमेन अनचेंज। अब देखो जिस नंबर को आप हटा रहे हो, जैसे ये अगर ये मान लीजिए 5 हो गया, जैसे ये 5 है यहाँ पे, दिस इज 5, तो अब मुझे इसमें क्या करूं, ये वैसे का वैसा रहेगा कि अनचेंज हो जाएगा। अब डिपेंड करेगा कि किस नंबर को हटा रहे हो वो कौन है। अगर जिस नंबर तक आप काट रहे हो, अब हम यहाँ देखेंगे ये 5 है, अगर ये ऑड होगा, देखो इफ केस हैपन टू बी ऑड तो ये 1 से बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 4.32716। लेकिन अगर ये इवन होगा तो वैसे का वैसे। सर एग्जांपल देके बताओ यार, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। चलो कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं आपके साथ। लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल। मान लीजिए अगर आपके पास है 4.321
लेट अस से 6 एंड लेट अस से 4 to 8, ये एक नंबर है। फिर ले लेते हैं 4.3216, ले लेते हैं 9 to 8, ये एक नंबर ले लेते हैं। फिर एक नंबर लेते हैं 4.3216 5 to 8, और 4.3215 यहाँ ले लेते हैं 3 5 to 8। ये कुछ नंबर्स है मेरे पास। मुझे इन सबको हटाना है और मुझे इस तरीके से रखना है कि मेरे पास सिर्फ 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए। तो ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो मुझे क्या करना है, यहाँ से इसको कट करना है। यहाँ पे 5 होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 मुझे यहाँ से इसको कट करना है। 1 2 3 4 5 मुझे यहाँ से इसको कट करना है। 1 2 3 4 5 मुझे यहाँ से इसको कट करना है। अब रूल लगाते हैं, पहले वाले नंबर को देखते हैं। आपको कट करना है, क्या ये नंबर 5 है? नहीं, 5 से कम है। अगर ये 5 से कम है तो ये नंबर हूबहू वैसे का वैसा रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। 4.3216 वैसे का वैसा होगा, ये कट जाएगा। आप जिस नंबर को हटाना चाहते हो, ये नंबर 9 है, 5 से बड़ा है, तो आपका ये वाला 6 की जगह 7 हो जाएगा, 4.3217 हो जाएगा। कैन यू सी दिस? परफेक्ट। अब प्रॉब्लम आती है जब 5 होगा। अब ये देखो, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है। अब अगर यहाँ 5 है तो अब आपको किसको देखना होगा? अब आप एक नंबर पहले वाले को देखोगे। एक नंबर पे यहाँ जो नंबर है वो इवन है और यहाँ जो नंबर है वो ऑड है। लॉजिक समझ में आया? जब 5 होगा तब पहले नंबर को देखना है, ये इवन है। रूल क्या कहता है? अगर ऑड होगा तो 1 से प्लस ऐड कर दो। तो ये नंबर ऑड है मेरे पास, तो ये हो जाएगा 4.32121। अब 3 की जगह मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा? +1 4 करना पड़ेगा। लॉजिक समझा? अगर वो इवन है, जिस नंबर 5 यहाँ 5 है ना, पर इससे पहले वाला इवन है, तो अब आप क्या करोगे? 4.3216 वैसे का वैसा रखोगे। तो पहले वाले नंबर को देखना है कि नहीं, ये किस पे डिपेंड करेगा? अगर ये 5 हुआ तो ही ये रूल अप्लाई होगा। अगर 5 से ज़्यादा है या 5 से कम है, 5 से कम है तो वैसे का वैसा रहेगा, 5 से ज़्यादा है तो +1 हो जाएगा। अगर 5 है तो फिर देखो इवन है कि ऑड है। आई होप अब आपको राउंड ऑफ करना आ जाएगा। याद रखना, सिग्निफिकेंट फिगर्स पहले पता कर लेना। क्वेश्चन में दिया जाता है कि हमको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, अकॉर्डिंगली आप उसको राउंड ऑफ करो। उम्मीद करता हूं यहां तक लॉजिक समझ में आए। ठीक है, तो राउंड ऑफ करना यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो रूल्स यहाँ लिखे हुए हैं, मैंने उन रूल्स को आपको सिंपल भाषा में यहाँ सिखा दिया है, यहाँ मैंने दे दिया है। ये अब याद रखना यहाँ पे कैसे कैसे करना है। ठीक है, ये लिख लो आप, चाहिए तो ये आपको काम आएगा, आपको समझ में आएगा। अगला फिर यहाँ पे हमारा टॉपिक आता है मॉलिक्यूलर मास और एम्पेरिकल फार्मूला। देखो, अगर आप टेक्स्ट बुक रीड करने बैठोगे तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा है। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, इसका बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको इस एग्जांपल से समझा देता हूँ। आप लोगों को पता होगा एसिटिक एसिड किसे कहते हैं? CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड। ग्लूकोज किसे कहते हैं? C6H12O6, इसको हम ग्लूकोज कहते हैं। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में से अगर मैं लिखूं तो 2 कार्बन है C2, 3 और 1 4 हाइड्रोजन है H4 और 2 ऑक्सीजन है O2। तो C2H4O2 ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अगर कल को मैं आपसे कहूं कि एसिटिक एसिड में कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, मतलब अगर मैं पूछूं कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, इनका रेशियो, ये तो एक्चुअली 2 कार्बन है, एक्चुअली 4 हाइड्रोजन है, एक्चुअली 2 ऑक्सीजन है। रेशियो पूछूं तो रेशियो मतलब अगर कार्बन 1 होगा तो 2 गुना हाइड्रोजन होगा और उतना ही ऑक्सीजन, जितना कार्बन है उतना ऑक्सीजन है, पर 2 टाइम्स हाइड्रोजन। सिंपलेस्ट रेशियो मुझे बताओ, सिंपलेस्ट रेशियो तो सर 1:2:1 उसका रेशियो है। तो क्या मैं यूं कह सकता हूं, इसका सिंपलेस्ट रेशियो कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 है। एक्चुअली एसिटिक एसिड क्या होता है? C2H4O2 एक्चुअल एसिटिक एसिड ये होता है। पर अगर मैं उसका सिंपलेस्ट मैं पूछना चाहूँ, बताओ कार्बन एसिटिक एसिड में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, तो आप कहोगे 1:2:1 है। सिमिलरली अगर मैं पूछूं ग्लूकोज का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, और अगर मैं आपसे पूछूं कि उसमें रेशियो बताओ सर, रेशियो कितना है, तो सर उसका भी रेशियो 1:2:1 आ रहा है, क्योंकि C6H12O6 है। और एसिटिक एसिड में भी अगर आप देखो तो उसका रेशियो कितना आ रहा है, 1:2:1 आ रहा है। C2H4O2 मतलब क्या हो गया, एसिटिक एसिड का और ग्लूकोज का जो सिंपलेस्ट रेशियो बनेगा वो एक ही होता है। इसका भी सिंपलेस्ट रेशियो वही है,
इसका भी सिंपलेस्ट रेशियो। इस सिंपलेस्ट रेशियो को हम कहते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला, उसी को एम्पेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। तो व्हाट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला? किसी भी मॉलिक्यूल का सिंपलेस्ट रेशियो बताओ क्या है, वही उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। लॉजिक समझ में आया? तो क्या फर्क है C2H4O2 में और क्या फर्क है C1H2O1 में, इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये जो आप देख रहे हो ना, इसको कहा जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब एक्चुअली में कितने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। एक्चुअली में ये तो रेशियो है, मतलब कार्बन जितना होगा उससे 2 गुना हाइड्रोजन होगा और उतना ही ऑक्सीजन होगा। तो इससे तो फॉर्मूला ये भी बन सकता था C3H6O3, पर ये एसिटिक एसिड नहीं है। दिस इज नॉट एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड तो C2H4O2 है। मतलब जब इस एम्पेरिकल फॉर्मूला को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एसिटिक एसिड मिलेगा, और इस एम्पेरिकल फॉर्मूला को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे C6H12O6 तो ग्लूकोज मिलेगा। मतलब इन दोनों के बीच में दोनों का भले ही एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो अलग अलग है। तो दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या फर्क है? मल्टीप्लिकेशन का फर्क है। इसके एम्पेरिकल फॉर्मूला को 2 से मल्टीप्लाई करो तो एसिटिक एसिड मिलेगा, इसके एम्पेरिकल फॉर्मूला को 6 से मल्टीप्लाई करो तो ग्लूकोज मिलेगा। कहानी खत्म हो जाती है। आई होप लॉजिक समझ में आया। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला का वजन कितना होगा? ये तो एम्पेरिकल, तो कार्बन का वजन 12 होता है, हाइड्रोजन का वजन 2 होता है, ऑक्सीजन का वजन 16 होता है। ऐड कर दो तो 30 आंसर आएगा। मतलब C1H2O1 का फॉर्मूले का वजन 30 होता है। आई होप आपको लास्ट वीडियो याद है, मैंने आपको वेट याद करने के लिए कहा था, कार्बन का वजन, हाइड्रोजन का वजन, ऑक्सीजन का वजन। अच्छा, एसिटिक एसिड का वजन कितना होता है? अगर आप एसिटिक एसिड का वजन देखो, 12 और 12 कितना हो गया? 24, 16 और 16 कितना हो गया? 32, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो सबको ऐड कर दो तो आंसर 60 आता है। इसका वजन कितना था? 30, क्योंकि वो एम्पेरिकल फॉर्मूला था। इसका वजन कितना है? 60, क्योंकि वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो इस 30 को कहेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, एम्पेरिकल फॉर्मूले का मास। इस 60 को क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मास। एक्चुअली में उसमें कितने वेट हैं? अच्छा, ऐसे ही आप ग्लूकोज का वजन ऐड करो, कार्बन 6 बार है, ऑक्सीजन 6 बार है, हाइड्रोजन 12 बार है, सबको ऐड करो, आंसर 180 आता है। इसका वजन कितना है? 30, उसका वजन कितना है? 180। अब देखो एक चीज आपको गौर करना है यहाँ पे, जब एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 2 का फर्क है, 2 टाइम्स का फर्क है, तो वजन में और इसके वजन में भी तो 2 टाइम्स का फर्क आएगा ना। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास में 2 का फर्क है, 30 2 जा 60। इसके एम्पेरिकल फॉर्मूला में और इसके इसके एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में अगर 6 का फर्क है, तो वजन में भी तो 6 टाइम्स का फर्क आएगा ना, 36 जा 180। तो फॉर्मूला क्या बना हमारे पास भाई? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होगा? विल बी एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर। एम्पेरिकल फॉर्मूला जो सिंपलेस्ट रेशियो है उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा, एक्चुअल मॉलिक्यूल के बारे में पता चल जाएगा। उम्मीद करता हूँ लॉजिक समझ में आया यहाँ तक। एम्पेरिकल फॉर्मूला इमेजिन कर पाए। एम्पेरिकल फॉर्मूला सिर्फ ये बताता है कि इतने कार्बन होंगे तो इतने हाइड्रोजन होंगे और इतने ऑक्सीजन होंगे। रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो। एम्पेरिकल फॉर्मूला का मतलब सिंपल भाषा में क्या लिख सकते हो? इट्स अ सिंपलेस्ट रेशियो। इससे छोटा रेशियो नहीं मिल सकता। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है? एक्चुअल कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट है। आई होप यहाँ लॉजिक समझ में आया। तो ये फॉर्मूला याद रखना, एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बीच में क्या फर्क है? तो वजन के बीच में भी तो वही फर्क होगा ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास इज कॉल्ड एज मोलार मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास विल बी कॉल्ड एज मोलार मास। तो उसके बीच में और एम्पेरिकल मास के बीच में क्या रिलेशन होगा? वही जब फॉर्मूला मैंने बता दिया ना, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्मूला मिलेगा, तो इसके वजन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका वजन मिलेगा। इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ग्लूकोज मिलेगा, इसके वजन को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वजन मिलेगा। तो जब फॉर्मूला में 6 का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है तो वजन में भी तो 6 का मल्टीप्लिकेशन आएगा ना। ये दोनों फॉर्मूले याद रख लेना, यहाँ से और कुछ रीड करने की अब आपको जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, क्या होता है, एक नजर में देख के समझ में आना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पे तुम लोगों का एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ एक क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इसको मत देखो जैसे मैं कर रहा हूँ, उसको देखो। कल को कोई आपसे कहता है कि एक कंपाउंड है जिसमें 39% कॉपर है और 20% सल्फर है। यार 39 + 20 करूंगा तो 100 नहीं होता है, 100 नहीं होता है। कोई भी कंपाउंड के अंदर सारे एलिमेंट्स का परसेंटेज ऐड करो तो 100% होना चाहिए। पर 39% कॉपर है और 20% सल्फर है, तो बाकी का कौन है? तो बाकी का समझ लेना ऑक्सीजन।
जब कुछ नहीं कहीं पे कि कम पड़ जाता है मतलब वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, बिकॉज ऑक्सीजन हर जगह प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन ज्यादातर कंपाउंड्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कॉपर 39% है, सल्फर 20% है, ऑक्सीजन 40% है। इन दोनों को ऐड करके 100 से माइनस करो, पता चल जाएगा, टोटल 100%। अब जो ये परसेंटेज में दिया है, हम एक काम करते हैं, इसको वजन मान लेते हैं। कॉपर, सल्फर, ऑक्सीजन अगर 39, 20, 40% है, टोटल 100% है, मतलब अगर मैं मान लीजिए टोटल 100 ग्राम मानता, परसेंटेज को 100 ग्राम लेता, तो ये 40.25 ग्राम हो जाता, ये 20.13 ग्राम हो जाता, ये ग्राम। तो हमने क्या कर दिया, वजन में कंसिडर कर लिया, परसेंटेज दिया था ना, वजन में कंसिडर ग्राम कर लिया, क्या फर्क पड़ता है, टोटल 100 ग्राम होगा। अब 100 ग्राम 100% है तो उतना, मैंने नंबर चेंज नहीं किया। अच्छा, हमने किस में कन्वर्ट किया, परसेंटेज को वजन में कन्वर्ट किया। अब इतना वजन है, अगर एक 100 ग्राम का कॉपर, सल्फर, ऑक्सीजन का एक सब्सटेंस लेके आता हूँ, तो भाई अगर 100 ग्राम कॉपर, सल्फर, ऑक्सीजन मिला के है, 100 ग्राम मिला के है, तो उसमें 39.62 ग्राम कौन है, कॉपर है, 20 ग्राम कौन है, सल्फर है, 40 ग्राम कौन है, ऑक्सीजन है। हमको परसेंटेज निकालना है, रेशियो निकालना है। रेशियो किसका, हम मोल्स के टर्म्स में चल बात करते हैं। तो सबसे पहले इस वजन को मोल्स में कन्वर्ट करो। ये जो वजन दिया है, ये जो परसेंटेज से हमने वजन में कंसिडर किया, इसको मोल्स, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोल्स, वेट अपॉन मोलार वेट। ये फॉर्मूला है, लास्ट वीडियो में मैंने सिखाया था। तो कॉपर का वेट 63, सल्फर का वेट 32, ऑक्सीजन का वेट 16। तो उनका जो भी वजन दिया था, परसेंटेज को वजन को हमने वेट से डिवाइड किया, मोलार मास से, हमको नंबर ऑफ मोल्स मिल गया। ये नंबर ऑफ, मतलब 100 ग्राम का अगर कॉपर, सल्फर, ऑक्सीजन लेके आओगे, जिसमें 39 ग्राम कॉपर, 20 ग्राम सल्फर, 40 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट था, उसको मैं कह सकता हूँ 0.629 ग्राम मोल्स कॉपर के हैं, 0.629 मोल्स सल्फर के हैं, और 2.516 मोल्स आपके ऑक्सीजन के हैं। हमने सिर्फ हमको टोटल वजन को मोल्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, हम इंडिविजुअल लोगों का वजन मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। अब ये मोल्स आ गया, ये मोल्स आ गया, इसको हम रेशियो कहते हैं, इसी को हम रेशियो कहते हैं। अब इसमें सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। व्हाट इज सिंपलेस्ट, ये सर फ्रैक्शन में है, 0.69, 0. हमको होल नंबर चाहिए। अब होल नंबर लाने के लिए आप मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो, एडिशन नहीं कर सकते, प्लस या मल्टीप्लाई या डिवीजन कर सकते हो। तो कैसे करोगे, सबसे छोटा नंबर देखो कौन है, 0.629 है, तो सबको 0.629 से डिवाइड कर दो। तो इसको इससे डिवाइड किया, इसको इसी से, इसको, तो इसका आंसर तो 1 हो गया, इसका आंसर 1 हो गया। इसका आंसर अगर आप देखो तो आंसर 4 आता है, मतलब कॉपर का 1 मोल प्रेजेंट होगा, सल्फर का 1 मोल प्रेजेंट होगा, तो ऑक्सीजन का 4 मोल। अरे ये तो कॉपर सल्फेट हो गया, CuSO4, CuSO4, खत्म हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल गया, कहानी खत्म। कॉपर 1, कॉपर इज टू सल्फर इज टू ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, 1:1:4। इससे सिंपल कोई रेशियो आप नहीं निकाल सकते। तो अब यही आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला है, यही आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इससे सिंपल हम नहीं जा सकते। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस केस में देखो, इसमें आप छोटा कर सकते थे क्योंकि हमको दिख रहा था 1 2 1, पर इसमें इससे छोटा और क्या करोगे आप, 1 1 4 ऑड नंबर, ये मतलब ऑड नंबर आ गए यहाँ पे, इससे छोटा नहीं कर सकते। तो कोई एम्पेरिकल फॉर्मूला, यही एम्पेरिकल फॉर्मूला है, जब आप किसी फॉर्मूले को और छोटा रेशियो में नहीं ले जा सकते, मतलब वो लास्ट है, वही आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। उम्मीद करता हूं आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। अब इस एम्पेरिकल फॉर्मूला का वजन निकालो कितना है, तो कॉपर, सल्फर, ऑक्सीजन का वजन 159 निकल के आया, एम्पेरिकल फॉर्मूला का वजन। और इन्होंने बोला था कंपाउंड विद मोलार मास। भाई अगर उसका मोलार मास और एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास सेम है, इसका मतलब उसका सिंपलेस्ट रेशियो पॉसिबल। देखो भाई यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास 30 था, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास 60 था, मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग है, 2 टाइम्स का फर्क है। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास 30 था, इसके एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास 180 था, मतलब फर्क है 180 है, मतलब 6 गुना का फर्क है, मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग है। हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन से सबसे पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला, उस एम्पेरिकल फॉर्मूला को निकालने के बाद उसका वजन ऐड किया, जैसे कॉपर का 63, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 4 × 159 आया। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला मास है, पर क्वेश्चन में दिया था कि उसका मोलार मास भी 159 है, मतलब एम्पेरिकल मास और मोलार मास सेम है। अरे अगर वो सेम है, इसका मतलब n का वैल्यू क्या हो गया, 1, मतलब वही एम्पेरिकल फॉर्मूला है, वही मोलार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। जब आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास सेम निकल के आता है, मतलब वो वही है, इससे छोटा कोई पॉसिबल नहीं। मतलब यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा,
n का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्या n? ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये देखो, ये 2 टाइम्स और 6 टाइम्स जो हमने मल्टीप्लाई किया, एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बीच का रिलेशन जो हमने निकाला, समझा के नहीं, तो ये वाला पार्ट भी खत्म हो गया। बस ऐसे ही आपको करना। कोई भी क्वेश्चन दिया हो, परसेंटेज चेक करो, पहला स्टेप परसेंटेज चेक करो, देखो 100% हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो ऑक्सीजन डाल दो उसके अंदर। फिर इसके बाद इनको वजन में ले लो, तो ये वजन हो गया। फिर उसका मोल्स कन्वर्ट कर दो, तो उसको मोल्स में डिवाइड कर दो, तो मोल्स में से आंसर। अब ये सिंपलेस्ट रेशियो नहीं दिख रहा है सर, तो एक काम करो, इसका सिंपलेस्ट रेशियो लो, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करो। फिर भी नहीं आएगा तो कुछ मल्टीप्लाई या डिवीजन कुछ तो करो, पर सिर्फ मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कर सकते हो, प्लस माइनस नहीं कर सकते क्योंकि रेशियो ले रहे हैं हम। फिर उसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालो कि इससे छोटा नहीं निकल सके। फिर उसका वजन निकाल के चेक करो। वजन कैसे निकालोगे? अरे भाई मालूम है ना, कॉपर सल्फर ऑक्सीजन कितना होता है। फिर चेक करो उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला का जो वजन आया और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का वजन दिया था, क्या उसमें कोई फर्क है क्या? अगर वो सेम है, मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। अगर फर्क है तो एम्पेरिकल फार्मूला का वजन कितना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला का वजन कितना है। अगर 2 टाइम्स का फर्क आएगा, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला तब मिलेगा जब इसको तुम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। जैसे यहाँ देखो 30 180 6 बार का फर्क है, मास में 6 टाइम्स फर्क है, तो इस फॉर्मूले को जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके ग्लूकोज मिलेगा। ये ग्लूकोज तब जाके आपको मिलेगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अब चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर अब तक भी नहीं समझ में आई तो भैया इससे सिंपलेस्ट तरीके से मैं अब और नहीं समझा सकता। टेस्ट वीडियोस में तो क्विक रिवीजन में मैं इतना ही समझा सकता। ठीक है, आगे बढ़े। आगे हमारे पास आता है स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। सी स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ये कुछ आपको रीड करने की जरूरत नहीं है। डोंट रीड ऑल दिस थिंग्स, सिर्फ ये स्टेप्स याद रख लेना। अगर रीड कर लेना, मैं आपको सिखा देता हूं कैसे याद रखना। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कहा जाता है कॉपर मीथेन को जब कंबशन करते हैं, तो अगर मेरे पास मान लीजिए वो क्वेश्चन में आपसे लिखा जाता है कि मीथेन के कंबशन करते 24 ग्राम मीथेन को कंबशन करने पे कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। क्या पूछा गया? ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ये वाला, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कितना कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगा एंड वाटर, पानी, अगर 24 ग्राम मीथेन को कंबस्ट करेंगे। देखो कभी भी ये क्वेश्चन आएंगे, ये स्टोकियोमेट्री के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आते हैं तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मैं न्यूमेरिकल अलग से लूंगा, डोंट वरी, मैं न्यूमेरिकल के पूरा वीडियो लिस्ट बना के दूंगा जहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट के सारे न्यूमेरिकल एक साथ करवाऊंगा। और मैंने कुछ वीडियोस तो बना रखे हैं, डाल रखे हैं, प्लीज चेक कर लेना एक बार मेरे चैनल पे जाके। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जहाँ पे मैंने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए हैं। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट के बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए। अब यहाँ देखो क्या पूछा है, 24 ग्राम मीथेन को अगर हम कंबशन करते हैं तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड, कितना पानी निकलता है। ऐसे क्वेश्चन अगर कभी आते हैं, सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन लिखो। सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन लिखो। सर लिख दिया, मीथेन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, बैलेंस कर दिया। सी बैलेंस अगर तुमने कर दिया, 90% काम तुम्हारा वहीं खत्म हो जाता है अगर प्रॉपर बैलेंस कर दिया। सी हम सबको पता है ये जो 1 यहाँ लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है 1 मोल। ये जो 2 यहाँ लिखा हुआ है ना, इसका मतलब 2 मोल्स। ये 1 जो यहाँ लिखा हुआ है 1 मोल, ये 2 यहाँ लिखा हुआ है 2 मोल्स। अब 1 मोल ऑफ मीथेन, अब मुझे ये भी पता है कि मीथेन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और वाटर लिक्विड होता है। अब क्या मैं कह सकता हूं कि 1 मोल मीथेन 2 मोल्स ऑक्सीजन गिव्स यू 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल्स ऑफ वाटर। इतनी इंफॉर्मेशन सिर्फ बैलेंस रेशियो से समझ में आई। 1 मोल मीथेन का मतलब कितना होता है। अब लास्ट वाला वीडियो जो मैंने बनाया था इससे पहले, चैप्टर नंबर 1, मैंने कहा था मोलार मास याद करना। मीथेन का 1 मोल मतलब कितना, मोलार मास। मीथेन का मास कितना है, मैं 1 मोल लिखूं या 16 ग्राम लिखूं, एक ही बात है। 1 मोल लिख सकता हूं या 16 ग्राम लिख सकता हूं। 2 मोल्स लिखूं या 32 ग्राम्स लिखूं, एक ही बात है। अब देखो ऑक्सीजन का मोलार मास O2 देखो एक काम करते हैं, मीथेन इज 16, O2 इज 32 ग्राम, पर कितना O2 रिएक्ट कर रहा है, 2 टाइम्स O2 रिएक्ट कर रहा है, 2 टाइम्स, तो 32 इंटू 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि एक O2 16 + 16 32 होता है, लेकिन यहाँ 2 मोल्स ऑफ O2 है, मतलब 32 इंटू 2 लिखना पड़ेगा। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या मैं वहाँ पे 44 लिख सकता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड का वजन 44 ग्राम है। वाटर का वजन 18 होता है, लेकिन 18 2 टाइम्स है, तो मैंने यहाँ ऑलरेडी 36 लिख दिया है। समझ में आया ये बात, ग्रेट। अब यहाँ चाहते तो 18 इंटू 2 लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने 36 डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ मैं 32 लिख रहा हूँ, आप यहाँ चाहते तो 32 इंटू 32 64 लिख सकते थे। अगर आप यहाँ 32 नहीं लिखना था तो 64 ग्राम लिख सकते हो। वाई 64 ग्राम, क्योंकि O2 2 बार प्रेजेंट है, O2 2 बार प्रेजेंट है, तो 32 इंटू 32। तो ये हमने क्या कर दिया,
हमने जो स्टोक्योमेट्री दी हुई थी, ये जो रिएक्शन दिया हुआ था, उस रिएक्शन से हमने, ये रिएक्शन किसके टर्म्स में दिया होता है? रिएक्शन दिया होता है मोल्स के टर्म्स में, 1 मोल 2 मोल 1 मोल 2 मोल। हमने उसको किसके टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया? वजन के टर्म्स में। अब अगला सवाल, इनमें से जो गैसेस हैं उनकी वॉल्यूम भी होती है। याद करो, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, 1 मोल का मतलब कितना होता है? 1 मोल का मतलब होता है मोलार मास ग्राम्स में। 1 मोल का मतलब होता है 22.414 लीटर अगर गैस है तो, और इसका मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। तो 1 मोल की जगह मैं कुछ भी इसमें से लिख सकता हूँ। तो जैसे 1 मोल मैं 16 ग्राम भी लिख सकता हूँ, और वो गैस है तो मैं 22.414 भी लिख सकता हूँ। मैंने वहां पे लिख दिया वॉल्यूम। 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मैं 32 इंटू 2 भी लिख सकता हूँ, 64 ग्राम भी लिख सकता हूँ, या 2 इंटू 22.414 भी लिख सकता हूँ, बिकॉज 1 मोल का मतलब इतना वॉल्यूम होता है। लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को मैं 44 ग्राम भी लिख सकता हूँ, और अगर गैस है तो मैं 22.414 भी लिख सकता हूँ। पानी लिक्विड होता है तो वॉल्यूम नहीं लिखेंगे, वॉल्यूम गैसेस के लिए। तो हमने मोल्स लिख लिया, वेट लिख लिया, इससे ज्यादा और क्या लिखोगे? अब देखो क्वेश्चन में, अब जाने का क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन में क्या पूछा है? 24 ग्राम मीथेन अगर जलता है तो कितना वजन कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड का वजन पूछा है, वॉल्यूम नहीं पूछा है। तो अब एक बात बताओ, वजन पूछा है ना, सबसे पहले मीथेन का और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलेशन, किसी एक को उठा लो यहां से और रिलेशन बनाओ। नंबर 1 रिलेशन, जब 16 ग्राम मीथेन जलता है, फ्रॉम द इक्वेशन 16 ग्राम मीथेन जब जलता है तब 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। कैसे पता चला? अरे देखो सर, अभी तो लिखा ना, 1 मोल ऑफ मीथेन जब जलेगा तभी तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, 16 ग्राम जलेगा तभी तो 44 ग्राम आएगा। स्टोक्योमेट्री से मिला। तुमको कितना पूछा है? तुमको बोला गया है जब 24 ग्राम मीथेन जलेगा तब बताओ कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो ये क्या है? ये फ्रॉम स्टोक्योमेट्री। व्हाट इज स्टोक्योमेट्री? बैलेंस इक्वेशन। और ये क्या है? ये गिवन कंडीशन में से पूछा गया है, ये गिवन कंडीशन। अब भैया क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, हो गया खत्म। जब 16 ग्राम जलता है तो 44 ग्राम पैदा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो 24 ग्राम जलेगा तो कितना होगा? तो अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। व्हाट विल बी एक्स का वैल्यू? एक्स विल बी इक्वल टू 44 मल्टीप्लाइड बाय 24 डिवाइडेड बाय 16। आंसर ढूंढ के निकाल लेना, आपको आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 24 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 44 किया है, आंसर 66 आएगा। 60 मतलब 66 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस के समय? हम सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में पहले स्टोक्योमेट्री लिखेंगे, फिर ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, फिर हम रिलेशंस लगाएंगे और फिर गिवन कंडीशन। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? अगर 24 ग्राम मीथेन जलता है तो कितना पानी बनेगा? अब मीथेन और पानी का रिलेशन निकालो। भाई देखो, जब 16 ग्राम मीथेन जलता है तब पानी कितना पैदा हो रहा था? 36 ग्राम। स्टोक्योमेट्री से पता चला 18 टू 36 ग्राम वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। अब आप कितना मीथेन जला रहे हो? क्वेश्चन में कितना पूछा गया है? 24 ग्राम मीथेन अगर जलेगा तो बताइए कितना ग्राम पानी प्रोड्यूस होगा। खत्म कहानी। ये गिवन कंडीशन थे, स्टोक्योमेट्री से था, ये गिवन कंडीशन से। अब आप यहाँ पे x का वैल्यू वगैरह आराम से निकाल सकते हो। x का वैल्यू यहाँ निकाल लेना। x का वैल्यू कितना निकल के आएगा? ये निकल के आएगा 44 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 24। यहाँ पर x का वैल्यू कितना निकल के आएगा? 36 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाइड 36 मल्टीप्लाइड बाय 24। खत्म कहानी। बस इतना ही है स्टोक्योमेट्रिक प्रॉब्लम। अब वो कुछ भी पूछें, तुमको रिलेशन निकालना आना चाहिए, क्रॉस मल्ट, ये समझ में आ गया ना। अब तुमको वजन दिया रहेगा तो वॉल्यूम पूछ सकते हैं, वॉल्यूम दिया रहेगा वजन पूछ सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का किसका किसके साथ क्या संबंध है, बस कहानी खत्म। अब यहाँ वजन दिया था, इसीलिए मैंने रिलेशन क्या निकाला? 16 ग्राम था तो 44 ग्राम पैदा होता है। इतने ग्राम में कितना, अगर वॉल्यूम दिया होता तो 16 ग्राम मीथेन जलेगा तो इतना वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है। 24 ग्राम जलेगा तो कितना वॉल्यूम पैदा होगा। खत्म। तो रिलेशन फिर हम लगा सकते हैं आराम से, किसको किसके साथ लगाना है। उम्मीद करता हूँ आपने जहां पर भी थ्योरी पढ़ी होगी वहां पे आपको टीचर्स ने पढ़ाया होगा। ये क्विक रिवीजन में मैं सिर्फ इतना ही पढ़ा सकता हूँ। आगे बढ़ें। अगला हमारा टॉपिक आता है लिमिटिंग रिएजेंट। सी लिमिटिंग रिएजेंट बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ये सब मत पढ़ना। मैं यहाँ एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए कल को कहा जाता है 2 टाइम्स NO + O2 गिव्स यू 2 टाइम्स NO2, और वो आपसे कह देते हैं कि जब हम, अच्छा पहली बात तो एक देखो, जब इसका 2 मोल्स लेंगे, जब इसका 1 मोल लेंगे तब जाकर ये 2 मोल्स पैदा होता है। ये कहाँ से पता चला?
फ्रॉम स्टोक्योमेट्री, फ्रॉम स्टोक्योमेट्री, देखो ना स्टोक्योमेट्री से पता चला। यहाँ तक कोई डाउट है? अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछूं। अगला उन्होंने अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में कह दें कि हम लोग 8 मोल्स लेके आते हैं NO2 टू NO और 7 मोल्स लेके आते हैं ऑक्सीजन, बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट मतलब वो होता है जो सबसे पहले खत्म हो जाएगा। अब देखो, अगर मान लीजिए दो दोस्त हैं, दो दोस्त मेले में जाते हैं, इसके पास 100 रुपए है, इसके पास 100 रुपए, जितना ये खर्चा करेगा उतना ये खर्चा करेगा, तो दोनों का खत्म एक साथ होगा। जब दोनों के पैसे खत्म हो जाएंगे दोनों घर पे वापस आ जाएंगे। पर मान लीजिए इस दोस्त के पास सिर्फ 90 रुपीज और इसके पास 100 रुपीज है और दोनों बाजार में चले गए या मेले में चले गए, तो जैसे ही इसके पैसे खत्म हो जाएंगे इसको भी रुकना पड़ेगा। भाई इसके पैसे खत्म हो गए तो ये क्या करेगा? 10 रुपए रख के, क्योंकि दोनों की मांडवली है, दोनों करेंगे तो साथ में करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सिमिलरली भाई जब यहाँ रिएक्शन होगा तो जब NO रिएक्ट करेगा तो O2 O को तो अकेला NO रिएक्ट कैसे करेगा? अकेला NO रिएक्ट कर सकता है क्या? O2 की जरूरत पड़ेगी। अगर O2 ही खत्म हो गया तो मतलब वो लिमिटिंग रिएजेंट और कम क्वांटिटी में। तो जो चीज कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है, जो सबसे पहले खत्म हो जाएगी और रिएक्शन को रोक देगी, उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। जो सबसे पहले खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर रिएक्शन रुक जाएगा और सामने वाला बेचारा बैठा रहेगा, उसको हम लिमिटिंग। हमको कैसे पता चलेगा कौन लिमिटिंग रिएजेंट है? हमको कैसे पता चलेगा? अरे सिंपल सा फंडा है, बड़ा सिंपल सा फंडा है। स्टोक्योमेट्री यूज करो यहाँ पे। कैसे स्टोक्योमेट्री? देखो, मुझे रिएक्शन से पता चला जब 1 मोल ऑक्सीजन लाऊंगा तो 2 मोल्स NO2 प्रोड्यूस होगा। जब 1 मोल O2 लाऊंगा, क्योंकि यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो 2 मोल्स NO2 प्रोड्यूस होगा। तो नंबर 1 कंडीशन हम क्या करेंगे यहाँ पे? नंबर 1 पता करो 7 मोल्स ऑफ O2 लाने पर कितना NO2 प्रोड्यूस होता। अगर 1 मोल O2 लाते हो, 1 मोल O2, तो 2 मोल्स NO2 प्रोड्यूस हो रहा था। आप कितना लेके आए? 7 मोल्स लेके आए O2। तो बताइए कितना मोल्स NO2 प्रोड्यूस होना चाहिए जब 7 मोल्स O2 लाते हो? तो सर पता नहीं कितना मोल्स NO2 प्रोड्यूस होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का आंसर कितना निकल के आएगा? 2 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 7, आंसर निकल के आएगा 14 मोल्स। मतलब जब हम 7 मोल O2 लाएंगे तो 14 मोल NO2 प्रोड्यूस होना चाहिए, 14 मोल्स NO2 प्रोड्यूस होना चाहिए। चलो दूसरा देख लेते हैं। NO ये लेके आए, कितना लेके आए हो आप? ये 8 मोल्स लेके आए हो। स्टोक्योमेट्री कितनी की है? 2 की, पर आप कितना लेके आए हो? 8 मोल। तो पहले तो एक बात बताओ, जब 2 मोल्स लेके आते स्टोक्योमेट्री के हिसाब से, तो 2 मोल्स NO प्रोड्यूस होना चाहिए था। तो 2 मोल्स NO लेके आ रहे हो तो 2 मोल्स NO2 प्रोड्यूस होता है। आप कितना लेके आए? 8 मोल्स लेके आए NO, तो कितना प्रोड्यूस होना चाहिए? 8 मोल्स NO2। अब देखो एक बात बताओ, अगर 8 मोल्स NO लेके आ रहे हो और 7 मोल्स O2 लेके आ रहे हो, ये 8 मोल NO2 ही बना सकता है, बरोबर ना? देखो 2 मोल्स का रिलेशन देखो, 2 जब रिएक्ट कर रहा था तब 2 मिल रहा था, जब ये 1 रिएक्ट कर रहा था तब ये 2 मिल रहा था। आप इसका 8 मोल्स लेके आए, 8 मोल्स NO लाओगे तो 8 मोल्स NO2 ही बन सकता है। पर इसका जब तुम 1 मोल ला रहे थे ऑक्सीजन का तो वो 2 मोल्स दे रहा था, तो जब 7 मोल्स लाओगे तो वो कितना देगा? वो 14। मतलब देखो भाई, 7 मोल्स ऑफ O2 14 मोल्स ऑफ NO2 प्रोड्यूस कर सकता है, पर 8 मोल्स ऑफ NO सिर्फ 8 मोल्स ही प्रोड्यूस। तो इन दोनों में कौन पहले खत्म हो जाएगा बताओ? इन दोनों में से कौन पहले खत्म हो? ये पहले खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये तो 7 मोल्स है, ये तो 14 मोल्स बना सकता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट किसको कहते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट किसको कहते हैं? जो सबसे कम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, विच प्रोड्यूसेस लेस नंबर ऑफ प्रोडक्ट। तो कौन सबसे कम प्रोडक्ट बना रहा है यहाँ पे? 8 मोल्स कितना बनाएगा? 8 मोल्स NO2 बनाएगा। 7 मोल्स कितना बनाएगा? 14 मोल्स बना सकता है। अरे पर क्या करेगा वो 14 मोल बना के? जब यही खत्म हो जाएगा 8 बनाने के बाद, तो ये तो बेचारा खाली पड़ा रहेगा ना। आई होप आपको लॉजिक समझ में आया। देखो इसका मतलब मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ। मैं यहाँ आया लेके मैं एक बार में 20 रुपए खर्चा कर सकता हूँ, एक बार में 20 रुपए खर्चा, ये एक बार में 10 रुपए खर्चा कर सकता है। मेरे पास 200 रुपए है, इसके पास 100 रुपए है,
बोलो कौन पहले थकेगा? सर ये एक बार में 10 रुपये खर्चा कर सकता है ना, तो 10 मतलब ये 10 बार खर्चा कर सकता है, 10 टाइम्स खर्चा कर सकता है। ये एक बार में 20 रुपये खर्चा कर सकता है, मतलब ये भी 10 टाइम्स खर्चा कर सकता है। वाह, मतलब दोनों का पैसा एक साथ खत्म होगा। ये 10 रुपये देगा तो ये उस समय 20 रुपये देगा, ये 10 रुपये देगा, ये 20 रुपये देगा, तो दोनों लोग 10 टाइम्स 10 टाइम्स पैसा देंगे, दोनों का एक साथ पैसा खत्म होगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 400 रुपये लेके आता और मैं एक बार में 20 रुपये खर्चा कर सकता हूँ, ये एक बार में 10 रुपये खर्चा कर सकता है, कौन पहले, किसका पहले पैसा खत्म हो जाएगा? ये 10 बार खर्चा करेगा तो इसके 100 रुपये खत्म, पर मैं सिर्फ 10 बार खर्चा करूंगा तो 200 ही खत्म होगा भाई। मेरे पास 200 अभी भी बचा रहेगा, पर वो 200 किस काम का? मैं मेरे दोस्त के साथ तो सिर्फ 10 ही बार खर्चा कर सकता हूँ। तो लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या होता है? जो पहले खत्म हो जाए। कौन पहले, जो पहले कौन खत्म होगा? जो सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स बनाएगा। तो हम ऐसे पता लगाते हैं 2 moles of NO is giving you 2 moles of NO2, 1 moles of O2 is giving you 2 moles of NO2। जब इसका 1 मोल लाओगे तो ये 2 मोल्स प्रोड्यूस करेगा, जब इसका 2 मोल्स लाओगे तब ये 2 मोल्स, मतलब देखो 2:1:2 का रेशियो है। तो पता करो और हिसाब लगा लो, कहानी खत्म। दैट्स इट, लिमिटिंग रिएजेंट इतना ही है। कुछ अब टेक्स्ट बुक में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ तक का लॉजिक समझ में आया। जब न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो और करवा दूंगा। लास्ट हमारा टॉपिक आता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। भैया कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है, देखो जब भी तुम कोई सोल्यूशन बनाते हो, जब भी तुम कोई सोल्यूशन बनाते हो तो जो चीज़ लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है, लार्ज क्वांटिटी में जिसको तुम ज़्यादा लेते हो उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट, और जिसको तुम ऊपर से डालते हो कम क्वांटिटी में उसको हम कहते हैं सल्यूट। तो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है, स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है उसको क्या कहा जाता है? सल्यूट। अब भाई कितना सल्यूट कितने सॉल्वेंट में प्रेजेंट है? कल को मैं तुमसे कहता हूँ एक काम करो, नमकीन पानी लेके आओ, मेरे को नमकीन पानी पीना, मीठा पानी पीना है, तो तुम क्या पूछोगे? सर कितना मीठा डालूं और कितना पानी डालूं? मैं तुमसे कहूँगा 10 लीटर पानी के अंदर 2 चम्मच नमक शक्कर डाल के लाओ। आपको बताना पड़ेगा ना कितना सल्यूट कितने सॉल्वेंट में होना चाहिए। तो हाउ मच सल्यूट इन हाउ मच सॉल्वेंट, और इसी को हम कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। कितना सल्यूट कितने सॉल्वेंट में, उसी को अब कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के अलग अलग तरीके होते हैं। अभी देखो कोई बच्चा स्मार्ट है या नहीं, उसको हम अलग अलग तरीके से जज कर सकते हैं। परसेंटेज, कितना परसेंट मिला, कितना परसेंट, सर इसको तो 40% ही मिला, इसको 60% नहीं मिला, 2 तरीके हो गए। 40% मिला मतलब 60% नहीं मिला। तो सिमिलरली कितना सल्यूट कितने सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, आप कैसे बताओगे? देखो ध्यान से सुनना। अब यहाँ जब भी आप बात कर रहे हो सल्यूट का और कितने सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, याद रखना कितना सल्यूट प्रेजेंट है हम 2 ही तरीके से बताएंगे। या तो हम उसका वजन बताएंगे, या तो हम उसका वॉल्यूम बताएंगे, या तो हम उसका मोल्स बताएंगे। पर जब हम सॉल्वेंट की बात करते हैं, या तो हम उसका वजन बताएंगे, या तो हम उसका वॉल्यूम बताएंगे। सॉल्वेंट का मोल्स, हम चलो मोल्स भी ले लेते हैं, मतलब कितना वजन कितने में प्रेजेंट है, कितना वजन कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है, कितना वॉल्यूम कितने मोल्स में प्रेजेंट है। तो ऐसे हम करके हमारे पास सबसे पहला तरीका आता है जिसको कहा जाता है मास परसेंटेज। व्हाट डू यू मीन बाय मास परसेंटेज? मास परसेंटेज समझना जरा। कल को अगर मैं कहूँ मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर मैंने पानी लिया हुआ है 90 ग्राम, 90 ग्राम पानी है मेरे पास, वाह। उसके अंदर मैंने 10 ग्राम, या चलो क्या हम करते हैं, तो उसके अंदर मैंने 50 ग्राम NaOH ऐड कर दिया। 50 ग्राम, मैंने मोल्स नहीं कहा, पानी लिक्विड होता है, पर मैंने वॉल्यूम नहीं बताया, वजन बताया। हर चीज़ का वजन वॉल्यूम हो सकता है। तो 90 ग्राम पानी है, 50 ग्राम नमक है, मतलब NaOH है, मतलब टोटल वजन कितना हो गया? 90 + 50, टोटल वजन 140 हो गया सर। तो सल्यूशन का वजन 140 ग्राम है। 140 ग्राम कौन है? सल्यूशन है। 90 ग्राम कौन है? सॉल्वेंट है। 50 ग्राम कौन है? सल्यूट है। अब मेरा क्वेश्चन है, इस टोटल में बोलो NaOH का कितना परसेंटेज है? बड़ा सिंपल है सर, बड़ा सिंपल सा है सर, परसेंटेज निकालना है ना। कैसे पता करते हो? सर देखो टोटल वजन कितना है 140, उसमें NaOH कितना है 50, तो 50 डिवाइडेड बाय 140 मल्टीप्लाइड बाय 100, खत्म कहानी। किसका वजन परसेंटेज पूछा है? NaOH का। तो इसका वजन डिवाइडेड बाय टोटल वजन मल्टीप्लाइड बाय 100, मिल गया परसेंटेज। तो जिसका परसेंटेज पूछा जाएगा
उसका वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर सल्यूट के वजन को W2 लिखते हैं, सॉल्वेंट के वजन को W1 लिखते हैं, तो ये W1 प्लस W2 हो जाएगा, यानी सोल्यूशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, W1 प्लस W2 लिख सकता हूँ। तो अगर कोई पूछे परसेंटेज ऑफ सल्यूट कितना है, कितना परसेंट सल्यूट प्रेजेंट है, तो वेट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वेट मल्टीप्लाइड बाय 100। खत्म। कैसे फॉर्मूला बनेगा, W2 प्लस W1 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज पूछा है। और किसका परसेंटेज पूछा है, वजन का, तो वजन अपॉन वजन, जिसका वजन डिवाइडेड बाय टोटल। अगर परसेंटेज पूछा जाए सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट कितना परसेंट प्रेजेंट है बताओ, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल वेट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो बोलो फॉर्मूला क्या बनेगा, W1 अपॉन W2 प्लस W1 मल्टीप्लाइड बाय 100। खत्म कहानी, हो गया परसेंटेज बाय मास। कल को कोई तुमसे कहता है मेरे पास 20% NaOH सोल्यूशन है बाय मास, मतलब क्या हो गया, बड़ा सिंपल सा है। 20 ग्राम NaOH हुआ होगा, 80 ग्राम वाटर हुआ होगा, तभी तो 100 ग्राम सोल्यूशन बनेगा। तभी तो हम कहेंगे ये 20% है, तभी तो हम कहेंगे ये 80% है। आई होप लॉजिक समझ में आया। कल को अगर कोई तुमसे कहता है मेरे पास 35% H2SO4 सोल्यूशन है, H2SO4 सोल्यूशन है बाय मास, मतलब क्या हुआ, 35 ग्राम H2SO4 हुआ होगा और बाकी का बचा हुआ 65 ग्राम ही हुआ ना, परफेक्ट, 6 और हाँ परफेक्ट, 65 ग्राम पानी हुआ होगा, तभी तो टोटल मिला के 100 ग्राम सोल्यूशन बना होगा ना। परसेंटेज का मतलब वही तो होता है। आई होप लॉजिक समझ में क्लियर है यहाँ तक, पक्का। परसेंटेज का मतलब समझा, बाय मास समझा, तो पहला हमारा, देखो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में सिर्फ फॉर्मूला दिया हुआ है, मैंने आपको मीनिंग भी समझा दिया। अगला आता है मोल फ्रैक्शन। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन भाई, तो देखो मोल फ्रैक्शन को भी समझ लेते हैं। मान लीजिए कल को मैंने कहूँ आपसे, कल को मैं आपसे कहूँ, यहीं पे आ जाते हैं, चलो ध्यान से सुनना। मोल फ्रैक्शन, यही वाला एग्जांपल उठाते हैं, 50 ग्राम NaOH, 90 ग्राम पानी। तो थोड़ा सोल्यूशन को बदल देते हैं। अब एक काम करते हैं, 90 ग्राम पानी लेते हैं और 40 ग्राम उसके अंदर NaOH को ऐड करते हैं, चलेगा? कुल मिला के कितना हो जाएगा, 90 40 130 ग्राम हो जाता है। क्या ही फर्क पड़ता है अपने को, हमने थोड़ा वजन चेंज कर दिया। हमको मोल फ्रैक्शन चाहिए। देखो एक चीज याद रखना, आउट ऑफ 100 जब निकालते हो तो हम उसको परसेंटेज कहते हैं, आउट ऑफ 1 जब निकालते हो तो हम उसे फ्रैक्शन कहते हैं, फ्रैक्शन या हम उसे डिग्री कहते हैं, फ्रैक्शन या हम उसे डिग्री कहते हैं। जब भी तुम्हें परसेंटेज निकालना होगा तो जिसका निकालना है डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ मैं ऐसे भी लिखता हूँ, अगर आपको परसेंटेज निकालना होगा तो गिवन कितना दिया हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल कितना है मल्टीप्लाइड बाय 100 करना पड़ता है, जिसका भी परसेंटेज निकालना हो आउट ऑफ 100। पर अगर आउट ऑफ 1 निकालते हो, आउट ऑफ 1, हम उसे कहते हैं फ्रैक्शन। 1 में कितना, 100 में कितना, और 1 में कैसे निकालोगे, गिवन जो दिया होगा डिवाइडेड बाय टोटल करोगे तो मल्टीप्लाइड बाय 1 आ जाएगा। अगर 100 में से निकाल रहे हो तो 100 से मल्टीप्लाई, 1 में से निकाल रहे हो तो 1 से मल्टीप्लाई। जब 100 में से निकालते हो तो परसेंटेज, जब 1 में से हिसाब लगाते हो तो फ्रैक्शन। जैसे हमने यहाँ पढ़ा 50 ग्राम और 90 ग्राम है, टोटल 140 ग्राम। परसेंटेज बताओ, तो किसका पूछा, सल्यूट का, तो 50 डिवाइडेड बाय 50 डिवाइडेड बाय 140 मल्टीप्लाइड बाय 100। खत्म। जिसका पूछा डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100, खत्म हो गया कहानी। उसको हम परसेंटेज कहते हैं। पर परसेंटेज किसका निकाला, वजन का, इसीलिए मास परसेंट, मास का परसेंट निकाला हमने। यहाँ कहानी बदल देते हैं थोड़ी सी। 90 ग्राम आपके पास NaOH है, अगर मैं पूछूं बताओ कितना मोल्स है, वजन निकाल सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मोलार वेट। कितना वजन दिया है, 40 ग्राम डाला है ना, 40 ग्राम मतलब कितना मोल्स, तो 40 डिवाइडेड बाय 40, मैं कह सकता हूँ 1 मोल। तो मैं दो भाषा में बात कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ 40 ग्राम NaOH डाला, या मैं कह सकता हूँ 1 मोल NaOH डाला। 90 ग्राम पानी है, क्या इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूँ, वेट अपॉन मोलार वेट। कितना दिया हुआ है, 90 ग्राम दिया हुआ है,
मोलार वेट होता है 18 ग्राम। अगर आप आंसर निकाल लो 5 मोल्स आएगा, 18 5 जा 90, करके देख लो एक बार भैया, अगर नहीं डाउट होगा तो 18 इंटू 5 आंसर 90 आता है। मतलब एक बात बताओ, कल को अगर मैं तुमसे पूछूं, कल को ध्यान से सुनना, अब जो मैं यहाँ समझाने वाला हूँ ये बच्चों को नहीं समझ में आता है। यहाँ दो चीज़ें हो गई हैं, पहला 40 ग्राम नमक NaOH और 90 ग्राम पानी प्रेजेंट है, एक भाषा में बात कर ली। दूसरा मैं कह सकता हूँ 1 मोल NaOH और 5 मोल्स वाटर प्रेजेंट है, बात तो वही हो गई ना। अब अगर मुझे यहाँ परसेंटेज निकालना पड़े NaOH का, तो मैं परसेंटेज कैसे निकालूंगा, 40 बाय 130 इंटू 100, इसका वजन डिवाइडेड बाय टोटल, पर ये वजन का परसेंटेज निकाल रहा हूं। अगर मुझे परसेंटेज निकालना पड़े पानी का, तो परसेंटेज अगर पानी का निकालना पड़ता तो मैं कैसे निकालता, 90 अपॉन 130 इंटू 100। मुझे यहां पर निकालना है फ्रैक्शन पर मोल्स का फ्रैक्शन। तो अगर मुझे मान लीजिए मोल फ्रैक्शन निकालना है NaOH का, तो बोलो फॉर्मूला क्या बनेगा। पहली बात तो फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका दिया होगा उसका डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 1। पर किसका फ्रैक्शन निकाल रहे हो, मोल्स का, तो पहले मोल्स में कन्वर्ट किया, कितना मोल है 1 मोल, टोटल कितना मोल हो गया 6 मोल्स, टोटल कितना मोल्स हो गया 6 मोल मल्टीप्लाइड बाय 1। लॉजिक समझो, अगर मोल का फ्रैक्शन निकालना है तो जिसका मोल दिया हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल मोल मल्टीप्लाइड बाय 1। अगर परसेंटेज निकालना है मास का, वजन का परसेंटेज, तो जिसका वजन दिया हुआ है टोटल बाय डिवाइडेड बाय टोटल वजन मल्टीप्लाइड बाय 100। समझ में आया क्या। अच्छा, अगर मोल फ्रैक्शन की जगह आपसे क्वेश्चन पूछा होता मोल परसेंट निकालो, तो आंसर क्या निकालते, तो भाई जिसका मोल दिया हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल मोल जितना होता है मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देते, कहानी खत्म। परसेंटेज बोला होता तो अब समझा, अगर परसेंटेज बोला होगा तो गिवन अपॉन टोटल इंटू 100 करोगे, अगर फ्रैक्शन बोला होगा तो गिवन अपॉन टोटल इंटू 1 करोगे। अब याद रखना किसका फ्रैक्शन, वजन का दिया है तो वजन आएगा, मोल्स का दिया है तो मोल्स आएगा। सिंपल भाषा में आपको समझा दिया है, तो याद करो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ये टोटल मोल्स Na प्लस NB, कहानी खत्म हो गई, फॉर्मूला बन गया मेरे पास। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स, जैसे वजन कर रहे थे। अब ये वजन में था और परसेंटेज में था, तो वजन अपॉन परसेंटेज। तो भैया सिंपल फॉर्मूला बता दो, अगर मास परसेंट पूछा है तो फॉर्मूला क्या होगा, W2 अपॉन W2 प्लस W1। मास परसेंट ऑफ सल्यूट पूछा है मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर मास फ्रैक्शन पूछा है ऑफ सल्यूट, तो फॉर्मूला क्या होगा, फ्रैक्शन पूछा है पर मास का और सल्यूट का, तो W2 अपॉन W2 प्लस W1 मल्टीप्लाइड बाय 1 करने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे पूछा गया है मोल परसेंट ऑफ सल्यूट का मोल्स का परसेंट बताओ, तो पहले तो मोल्स आएगा और परसेंट पूछा है तो 100 आएगा। 2 मतलब सल्यूट, 1 मतलब सॉल्वेंट, 2 मतलब सल्यूट, 1 मतलब सॉल्वेंट, ये याद रखना। अगर आपसे पूछा गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट पूछा गया है, तो बताइए फॉर्मूला क्या बनेगा। भाई सेम है, फ्रैक्शन पूछा है पर मोल्स का पूछा है तो मोल्स आएगा, फ्रैक्शन पूछा है तो गिवन अपॉन टोटल आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आया क्या। सिंपल मैथमेटिक्स और फॉर्मूले को समझने की कोशिश करो, रटो मत। क्या पूछा है, परसेंट, किसका पूछा है, मास, तो मास अपॉन मास इंटू 100, मास अपॉन टोटल मास इंटू 100। क्या पूछा है, फ्रैक्शन, किसका पूछा है, मास का, तो मास अपॉन टोटल मास इंटू 1। क्या पूछा है, परसेंट, किसका, मोल्स का, मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इंटू 100। क्या पूछा है, फ्रैक्शन, किसका, मोल्स का, मोल्स अपॉन। अब मोल फ्रैक्शन को हम काय के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, इसको CHI कहते हैं काय, लोग इसको X भी रिप्रेजेंट करते हैं। किसका पूछा है मोल फ्रैक्शन, सल्यूट का, तो X2। अच्छा, मोल फ्रैक्शन पूछा होता, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पूछा होता तो क्या लिखते, बोलो क्या लिखते, तब N1 अपॉन N2 प्लस N1 आ जाता। जिसका फ्रैक्शन पूछा है उसका अपॉन टोटल, वे इसको क्या लिखते, X1 लिखते। समझ में आया, कोई डाउट हो तो प्लीज बता देना। तो यहां तक आपका ये भी खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया। अब बचता है मोलैरिटी।
भाई मोलैरिटी क्या होती है, और मोलैरिटी भी बता देते हैं आपको। अब देखिए मोलैरिटी को समझने का सबसे सिंपल सा तरीका, एक जिसको हम कहते हैं मोलैरिटी और एक जिसको हम कहते हैं तोतला वाला मोलैरिटी, जिसको हम कहते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी, ठीक, मोलैलिटी, जिसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो सिंपल भाषा में अगर आपसे कहूँ, मोलैरिटी का मतलब होता है, अगर मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर मान लीजिए मैं कहता हूँ मेरे पास 3 लीटर का सोल्यूशन है, 3 लीटर का सोल्यूशन है, उस 3 लीटर के सोल्यूशन में आपके पास मान लीजिए मैं कहता हूँ 4 मोल्स प्रेजेंट हैं सल्यूट के, 4 मोल सल्यूट प्रेजेंट है, मतलब सल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला के पूरा मिला के 3 लीटर। तो सोल्यूशन का क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, लीटर में। सल्यूट कितना दिया हुआ है, 4 मोल्स, ऑब्वियसली सॉल्वेंट भी होगा, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला के 3 लीटर का सोल्यूशन है, वॉल्यूम दिया हुआ है। तो मोलैरिटी बड़ी सिंपल सी है, कितना मोल्स है, 4 मोल्स है, कितने लीटर्स में प्रेजेंट है, 4 मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट है 3 लीटर के सोल्यूशन में। तो भैया बताओ कितना मोल सल्यूट प्रेजेंट होगा 1 लीटर सोल्यूशन में, 1 लीटर सोल्यूशन में। तो 1 लीटर के सोल्यूशन में कितना सल्यूट होता है उसको मोलैरिटी कहते हैं। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर मोलैरिटी, इट विल बी नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट किसमें, इन लीटर। फॉर्मूला क्या बनेगा, N2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, नॉट सल्यूट सॉल्वेंट, नहीं सोल्यूशन। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल्स, तो मोलैरिटी का फाइनल फॉर्मूला लिख देता हूं, N2 अपॉन वॉल्यूम, व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, वेट अपॉन मोलार वेट मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अब याद रखना 2 मतलब सल्यूट, 1 मतलब सॉल्वेंट, सल्यूट का वजन, सल्यूट का मोलार मास। अच्छा अगर वॉल्यूम ml में दी होगी तो फॉर्मूला हो जाएगा W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन वॉल्यूम, अगर ml में दी, मिलीलीटर में दी होगी। ये फॉर्मूला रट्टा मार के बाय हार्ट कर लेना, ये मोलैरिटी का फॉर्मूला है। अच्छा यूनिट्स बता दो क्या हो जाएगा, यूनिट्स बता दो, तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम है ना, यानी क्या हो जाएगा, मोल अपॉन पर मोल पर लीटर, या इसको हम लिख सकते हैं मोल पर डीएम क्यूब, लीटर को डेसीमीटर क्यूब कहते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं मोल पर डीएम क्यूब, ये इसका यूनिट होगा। तो व्हाट इज मोलैरिटी, 1 लीटर सोल्यूशन में कितना, तो मोलैलिटी क्या है भैया, देखो अब मोलैलिटी में फर्क, मोलैलिटी में फर्क क्या है कि आपका मान लीजिए एक कंटेनर है, उस कंटेनर में मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं मेरे पास मान लीजिए कहता हूं 2 किलो पानी है, अरे बाप रे, पानी का वॉल्यूम नहीं, पानी है पानी, ये सोल्यूशन, फर्क है, सोल्यूशन सब कुछ मिलाने के बाद, पानी मतलब अलग से पानी, सिर्फ पानी 2 किलो है, मैंने उसका वॉल्यूम नहीं बताया, वजन बताया, इसको हम कहेंगे W1। वाई W1, सॉल्वेंट का वजन है भाई। उसमें अगर मैं आपसे कहता हूं मैंने 2 मोल्स या चलो मैं कहता हूं उसमें मैंने 5 मोल्स सल्यूट ऐड कर दिया है, तो अब हम वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे, सॉल्वेंट सोल्यूशन का वॉल्यूम है, ये सोल्यूशन का वॉल्यूम है, ये याद रखना। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बच्चे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, ये सोल्यूशन है और ये जो आपने लिखा है यहाँ पे क्या है, ये सॉल्वेंट है। तो ये फर्क याद रखना कि यहाँ सॉल्वेंट आएगा, यहाँ सोल्यूशन आएगा। तो अगर 5 मोल्स सल्यूट प्रेजेंट हैं 2 किलो सॉल्वेंट में, तो मुझे बताइए कितना मोल्स सल्यूट प्रेजेंट होगा 1 किलो सॉल्वेंट की, 1 किलो। अब सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, यूजुअली हम पानी लेके चलते हैं। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सल्यूट, देखो इसमें भी मोल्स ऑफ सल्यूट, इसमें भी मोल्स ऑफ सल्यूट, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसमें क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें होना चाहिए, इन केजी, यानी फॉर्मूला क्या बनेगा, N2 अपॉन W1। यहाँ वॉल्यूम में V1 V2 नहीं डाला क्योंकि सोल्यूशन का था, तो 1 2 नहीं आएगा। सोल्यूशन मतलब सिर्फ 1 2 सल्यूट सॉल्वेंट के लिए होता है, याद रखना। जब भी मैं कहीं 2 लिखता हूँ वो किसके लिए होता है, सल्यूट के लिए। जब भी मैं कहीं 1 लिखता हूँ वो किसके लिए होता है, सॉल्वेंट के लिए। ये इम्पॉर्टेंट है।
अच्छा, एक और बात, मोलैरिटी और मोलैलिटी का एक बहुत बेहतरीन मैंने वीडियो बनाया हुआ है, डिटेल्ड वीडियो। अगर आपको समझना होगा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप सब देख सकते हो, वहां से आप सब पढ़ सकते हो। मेरे मेन चैनल पे वो वीडियो बनाया हुआ था, वो आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। वहां पे मैंने सब एकदम डिटेल में अच्छे से बताया, यहाँ पर भी डिटेल में बता ही दिया ऑलमोस्ट। अच्छा, अगर मुझे मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखना होता तो फॉर्मूला क्या बनेगा, N2/W1, यानी क्या बनेगा, W2/W1 मल्टीप्लाइड बाय 1/W2 वेट अपॉन मोलार वेट, वेट अपॉन मोलार वेट। ये N2 का फॉर्मूला हो गया। W1 किस में होना चाहिए, केजी में, यानी सॉल्वेंट का वजन, यानी सॉल्वेंट का वजन। या फॉर्मूला क्या बनेगा, W2/M2 मल्टीप्लाइड बाय 1000/W1, अगर वो किस में होगा, ग्राम्स में। फॉर्मूला कंपेयर कर लो, W2/W1, W2/M2, W2/M2, 1 वॉल्यूम, 1/W1, जहाँ वेट आएगा। ये केजी में था, ये लीटर्स में था। ये सोल्यूशन का है, ये सॉल्वेंट का है, ये सोल्यूशन का है, याद रखना। वॉल्यूम, ये सॉल्वेंट का है वजन। यहाँ पे जब ml में था तो 1000 आया, या ग्राम्स में आएगा तो 1000 आएगा। तो फॉर्मूला ऑलमोस्ट दोनों का सेम है, दोनों का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, बस ये याद रखना। यूनिट बता दो क्या हो जाएगा इसका। ऊपर क्या है, मोल्स है, ऊपर मोल है तो MOL लिखते हैं। नीचे वजन है, नीचे क्या है, ये वजन है। ये वजन किस में दिया होगा, ये वजन केजी में दिया होगा, तो मोल पर केजी, या इसको हम लिख सकते हैं मोल पर केजी। आई होप लॉजिक समझ में आया। तो ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं। देखो आपके बुक में दिया हुआ है मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी। मोलैरिटी का इन्होंने सिर्फ फॉर्मूला दिया है जो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। और फाइनली इन्होंने अगला दिया हुआ है मोलैलिटी। ग्राफ और ये पार्ट आप रहने दो, इसका आपको कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ आपका यहाँ चैप्टर खत्म हो जाता है। अब मैंने आपसे जाते जाते क्या कहा, मैं कुछ लिंक्स देने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उन लिंक्स को सबसे पहले तो काम करोगे, पूरा वीडियो देखने के बाद सबसे पहले आप उन लिंक्स को देखोगे जो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। सेकंड, वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले भैया लाइक ठोको। बहुत मेहनत करिए वीडियो बनाने के लिए, अब इतना लाइक तो मैं डिजर्व करता हूँ। थर्ड काम क्या करोगे, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ये भी आप कर सकते हो, पैसा नहीं जा रहा है। और चौथा काम आप क्या करोगे, आप वीडियो को शेयर करोगे। देखो जितना ज़्यादा शेयर करोगे, जितने बच्चे मेरे पास आएंगे, सफ़र लंबा है, 16 के 16 चैप्टर बनाने हैं हमें, उतना मुझे मज़ा आएगा बनाने में। वरना मैं व्यूज़ देखूंगा तो मुझे मज़ा नहीं आएगा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जितने भी मैं लिंक्स आपके साथ दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो सारे लिंक्स जाकर आप चेक करोगे, अपने नोट्स बनाओगे। ये सारी PDF मैं आपको जो होगी, मैं सारी PDF आपको दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप से मेरी PDF मिल जाएगी, आप वहां से इस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, और अपने पास सेव करके रख सकते हो, इसके लिए फ्यूचर रिवीजन के लिए। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।